हेलो दोस्तों, होप कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस वक़्त एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है और इस वक़्त रिवीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी को देखते हुए मैं एनवायरनमेंट का जो करंट अफ़ेयर है पिछले 2 सालों का 2021 और 22 का पूरा करंट अफ़ेयर बहुत ही फ़ास्ट रिवीज़न करवाने आप लोगों का जा रहा हूँ और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फ़ास्ट रिवीज़न जो मैं क्लास ले रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ामिनेशन में मिलेंगे, इसलिए इसको बहुत ही सिंसियरली कर लीजिएगा। एक बार कम से कम इस पूरे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इस जो भी ये रिवीज़न हो रहा है, इस रिवीज़न का पूरा जो कंप्लीट पीडीएफ है, वो कंप्लीट पीडीएफ जो है वो ज्ञानी इंडियन नाम का एक हम लोगों का एक एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से आप इसके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो फ्री सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल है, उस फ्री स्टडी मटेरियल में चले जाइएगा और वहां पर इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी वीडियो क्लासेस हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका पूरा का पूरा मैंने रिवीजन करवाया है पिछले 2 साल के करंट अफेयर का। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लोगों के लिए है। वो ज्ञानी इंडियंस के जो ज्ञानी इंडियंस का जो एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन करना है, आप वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ज्ञानी इंडियंस का जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलने वाली है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको इससे फ़ायदा समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा। और ये जब एग्जामिनेशन देकर आप आइए तो उसमें अगर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना ज़्यादा फायदा हुआ। तो चलिए हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं लॉस करते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं इस पूरे रिवीजन को। तो सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट एंड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में रहे हैं पिछले 2 सालों में, उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट है। ये बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट काफी चर्चा में रहा है और ये बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में मौजूद है और ईस्टर्न हिमालय की फुटहिल्स में मौजूद है। और ये 1970 में जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट इसे घोषित किया गया। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, ये इसी का पार्ट है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व का। और साथ ही साथ 2 प्रोटेक्टेड एरियाज, नमेरी नेशनल पार्क इसके वेस्ट में मौजूद है और काजीरंगा नेशनल पार्क इसके साउथ में मौजूद है इस बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट के। तो ये इसकी लोकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दी कि नामेरी नेशनल पार्क और साथ ही साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के ये 2 फेमस प्रोटेक्टेड साइट के बीच में ये मौजूद है बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट। इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क, ये ओरांग नेशनल पार्क भी जो है वो अभी बहुत चर्चा में रहा क्योंकि इसको यहाँ पर घड़ियाल जो एक वाटर एनिमल है, ठीक है, जो मगरमच्छ की तरह से होता है। तो ये जो घड़ियाल है, उस घड़ियाल को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस नेशनल पार्क में, ओरांग नेशनल पार्क में। और ये ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे मौजूद है? ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, यानी कि इसके उत्तरी जो तट है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब ये ओरांग नेशनल पार्क मौजूद है और इन दारंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, तो दारंग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में के नॉर्दर्न बैंक में ये मौजूद है और वहां पर घड़ियाल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चर्चा में है। असोला भट्टी ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में मौजूद है, अरावली हिल रेंज में मौजूद है और ये नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का पार्ट है और ये जो है सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान से स्टार्ट होता है और ये दिल्ली रेंज, यानी कि दिल्ली के जो किनारे वाली जो अरावली रेंजेस हैं, जो कि इस वक्त का मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, उनका सिर्फ एक घिसा हुआ वो पर्वत मौजूद है, तो उसके वहां तक ये फैला हुआ है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी। ठीक है, फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, राजस्थान को चौथा टाइगर रिजर्व मिल गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने जो है वो रामगढ़ विषाधरी सेंचुरी जो राजस्थान की है उसको टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए मतलब अनुमति दे दी है, और पूरी तरीके से अब ये चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा राजस्थान में। और ये जो आपका रामगढ़ विशोधरी सेंचुरी है, ठीक है, सेंचुरी है, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, राजस्थान का फोर्थ टाइगर रिजर्व है और इंडिया का 52nd यानी कि 52वां जो है वो टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वहां पर और क्या कहाँ पे मौजूद है, मतलब राजस्थान में और कहाँ पर टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है इन नॉर्थ ईस्ट, मुकुंदरा है हिल रेंज हिल टाइगर रिजर्व है साउथर्न साइड में, ये जो है ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो है ये साउथ साइड में ये कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? ये आपका रामगढ़ विषाधरी सेंचुरी। ठीक है, अदर 3 जो टाइगर रिजर्व राजस्थान में मौजूद हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन सवाई माधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो कोटा में मौजूद है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व हैं और चौथा जो टाइगर रिजर्व जो है वो आ गया है आपका राजस्थान में रामगढ़ विषाधरी सेंचुरी जो है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ टाइगर इन सुंदरबन ये काफी चर्चा में है। सुंदरबन में जो सुंदरबन जो पश्चिमी बंगाल में मौजूद है वहां पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक जो सर्वे किया है और पाया है कि वहां पर टाइगर की डेंसिटी लगातार इस तरीके से बढ़ रही है कि ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर एनवायरनमेंट में मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज अगर किसी भी एरिया में हो जाता है तो उसे ही कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी स्पीसीज का। तो अगर इस वहां पर जितना मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है और अगर उस पर्टिकुलर एरिया में अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो अगर अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जाने लगती है, यानी कि वो एनवायरनमेंट उसको उससे ज्यादा अगर मतलब कैरी करना शुरू कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में फूड, हैबिटेट, वाटर, ठीक है, और साथ ही मेटिंग और भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के लिए ही खतरा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है उसमें डेंसिटी टाइगर्स की बढ़ रही है और वो कैरिंग कैपेसिटी को पार कर गई है। इसके अलावा काजीरंगा बिकम नेट कार्बन इमिटर, काजीरंगा काफी चर्चा में रहा है, ये नेट कार्बन इमिटर हो गया है। मतलब ये है कि काजीरंगा जो है इसका मतलब ये हो जाता है कि काजीरंगा जितनी CO2 ये एब्जॉर्व कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है उससे ज्यादा या उतनी CO2 ये इमिट भी कर रहा है, यानी ये एटमॉस्फेयर में दे भी रहा है, तो इसे नेट कार्बन इमिटर कहा जाता है। तो जबकि होना क्या चाहिए कि जंगल अगर कोई है तो वहां पर कार्बन डाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को देना चाहिए और कम से कम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करना चाहिए और ज्यादा से और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करना चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जितना एब्जॉर्व कर रहा है उतना ही ये इमिट भी कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च काजीरंगा नेशनल पार्क इज रिलीजिंग मोर कार्बन देन इट इज एब्जॉर्बिंग। ठीक है, द सॉइल ऑफ काजीरंगा इज होम टू लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है यहाँ की सॉइल में, यहाँ की मिट्टी में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार रिलीज कर रहा है। जब ये ब्रीथ करते हैं, जब ये रिस्पायर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये जो है ये इमिशन ज्यादा से ज्यादा होता चला जा रहा है, हो रहा है, कार्बन इमिट ज्यादा हो रही इन बैक्टीरिया की वजह से। अब इसके अलावा जो है मानसून यहाँ पर जो है बारिश एक्टिव क्योंकि ज्यादा इस एरिया में हो रही है और मानसून जो है वो क्योंकि क्लाउड कवर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज क्लाउड कवर, द फोटोसिंथेटिक एक्टिवेट मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर जब मानसून जो है वो पीरियड आता है तो बारिश का मौसम जब ज्यादा रहता है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो क्लाउड से पूरा का पूरा जंगल जो है वो कवर होता है। अब जब जंगल कवर होता है तो ऐसी कंडीशन में लाइट जो है वो जंगल तक नहीं आ पाती, जिससे कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाती, और फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो पा रहा है, अब तो इसका मतलब एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए, लेकिन इस बैक्टीरिया की वजह से इमिट ज्यादा हो रहा है, तो इमिशन ज्यादा हो रहा है और एब्जॉर्ब कम हो रहा है, और यही वजह है कि ये अब जो है वो नेट कार्बन इमिटर बन गया है, और नेट कार्बन इमिटर से अब ज्यादा मतलब सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये इमिट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो पोस्ट मानसून और विंटर मंथ में भी यहां पर रहती है। ठीक है, तो यही वजह है कि नेट कार्बन इमिटर बन गया है काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो नेट कार्बन इमिटर बन गया है, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का कम से कम हो पाना, क्योंकि हमेशा ये बादल से कवर होता है जिससे लाइट कम से कम आ पाती है, और दूसरा जो है यहाँ पर इस बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने की वजह से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वेंडन वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ग्रांड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि वेंडन थंगाल बर्ड सेंचुरी जहां पर मौजूद है, वहां पर जो है ये तमिलनाडु में मौजूद है। सबसे पहले यह याद रखिएगा, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और मधुर मधुर मधुरन तकम तालुक में मौजूद है, चेंगालपट्टू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर मधुर टकनम तालुक में चेंगालपट्टू डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। ठीक है, 3.7 किलोमीटर के अराउंड में ये मौजूद है ये बर्ड सेंचुरी। तो इसके चारों तरफ जो है वो सन फार्मास्यूटिकल जो है वो अपना इंडस्ट्री लगाना चाहता था, तो वो उसके लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको परमिशन दे दी है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। अब कुछ स्पीसीज हैं जो कि चर्चा में रही हैं, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। स्पीसीज जो चर्चा में है उसमें रेड सैंडलवुड, यानी कि लाल जो संदल होता है, संदल जो पेड़ होता है, संदल की जो लकड़ी होती है जिसको बहुत सारी दवाओं वगैरह में यूज किया जाता है, तो ये जो है काफी चर्चा में रही है। इस पर अभी फिल्म भी एक आई हुई थी, शायद पुष्पा नाम की फिल्म थी, उसमें इसके बारे में कुछ बताया गया था। मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैंने लोगों से सुना, तो इससे ये काफी चर्चा में रही। फिल्म की वजह से नहीं चर्चा में रही, बल्कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में से डाल दिया गया है लाल संदल को, तो इस वजह से ये जो है चर्चा में है। और ये साउथर्न ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो साउथ इंडिया की है, साउथर्न ईस्टर्न घाट में, वहां पर ये होता है, और ये रॉकी यानी पहाड़ी रीजन में होता है, डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड्स में मौजूद में ये उगता है, और विथ रेड सॉइल। ठीक है, लाल सॉइल की जरूरत होती है, और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की जरूरत होती है इस लाल संदल को उगने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। सैंडलवुड स्पाइक डिसीज एक है जो सैंडलवुड यानी कि संदल की लकड़ी में होती है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, और ये कॉज बाय फाइटोप्लाज्म नाम के एक बैक्टीरियल पैरासाइट की वजह से होती है। बैक्टीरिया के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसे फाइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके वजह से होती है, और ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट यानी प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन इसका होता है। तो एक बैक्टीरियल पैरासाइट की वजह से होती है, फाइटोप्लाज्म जिसका नाम है, और ये जो है प्लांट टू प्लांट फैलती है, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, और इसकी वजह से जो संदल का पेड़ होता है वो काफी ज्यादा मतलब इसको नुकसान पहुंचता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्लाउडेड लेपर्ड की बात की जाए, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड जो होता है वो अक्सर ठंडी जगहों पे पाया जाता है। तो रिसर्चर्स हैव रिकॉर्डेड फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ द क्लाउडेड लेपर्ड्स एट एन एलिवेशन ऑफ 3700 मीटर इन अ कम्युनिटी फॉरेस्ट इन ईस्टर्न नागालैंड। तो ईस्टर्न नागालैंड जो है वो पूर्वी जो नागालैंड है उसके 3700 मीटर की ऊंचाई पर कम्युनिटी एक फॉरेस्ट है, तो वहां पर जो है क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। ये स्टेट एनिमल है, स्टेट में ऑफ मेघालय का। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर इसको देखा गया है। ओरिएंटल डार्टर जो है वो वाटर बर्ड है। ठीक है, ये साउथ एशिया में पाई जाती है, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, और ये रिसेंटली द रिंगिंग ऑफ ओरिएंटल डार्टर हैज बीन टेकन अप द मॉनिटर सीजनल फ्लोटेशन इन बर्ड मूवमेंट इन केवाल देव नेशनल पार्क आफ्टर गैप ऑफ 22 ईयर्स। यानी कि केवाल देव जो नेशनल पार्क है वहां पर 22 साल के बाद इसको ओरिएंटल डार्टर को देखा गया। ठीक है, इससे पहले ये देखा जाता था, लेकिन बीच में ये आना वहां पे बंद हो गई थी, और अब जो है फिर इसको देखा गया है ओरिएंटल डार्टर। तो या कभी कभी देखिए यूपीएससी जो है सिर्फ आपको नाम
दे देता है और पूछता है कि एग्जैक्टली ये क्या है, मतलब ये मैमल है या बर्ड है ये, तो इसके लिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ब्लैक टाइगर्स की बात की जाए, ब्लैक टाइगर जो है वो इस वक्त सिमलीपाल उड़ीसा में पाया जाता है और अभी इसको काफी देखा गया। एक्चुअली ब्लैक टाइगर में क्या होता है कि जैसे येलो या ऑरेंज कलर का होता है टाइगर, लेकिन ब्लैक टाइगर जो होती है इसमें मेलेनिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी स्किन में मेलेनिन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी इसकी स्किन का कलर जो है वो ऑरेंज की जगह पे ब्लैक हो जाता है। मिलू डियर, मिलू डियर जो है रिसेंटली चाइना में मिलू डियर जो है वो एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, और मान लिया गया था विलुप्त हो चुका है, लेकिन फिर से वो अपने नेचर में वापस देखा गया है, फिर से वहां के जंगलों में देखा गया है मिलू डियर। कैसरे हिंद, कैसरे हिंद क्या है? अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेट बटरफ्लाई है, इसको कैसरे हिंद कहा गया है। हो सकता है आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि कैसरे हिंद कहाँ का, तो कैसरे हिंद उर्दू क्योंकि वर्ड है तो आपको लगेगा कि हो सकता है पश्चिमी बंगाल या यूपी या बिहार जहां पे उर्दू बोली जाती है, इस रीजन की ये कोई चीज होगी, लेकिन ये कैसरे हिंद जो है वो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई है, ठीक है। ग्लॉसी इबिस, ग्लॉसी इबिस जो है IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, और ये मीडियम साइज बर्ड होती है, और ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका में पाई जाती है। ग्लॉसी इबिस का नाम इबिस है, ठीक है। आइस फिश जो है वो एक मैसिव ब्रीडिंग कॉलोनी आइस फिश की देखी गई है अंटार्कटिका साउथर्न वेडाल सी में, इसको देखा गया है, और इसे क्रोकोडाइल आइस फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें स्नाउट क्रोकोडाइल, इसका जो मुंह होता है वो क्रोकोडाइल जैसा होता है, इस वजह से इसको क्रोकोडाइल आइस फिश भी बोलते हैं। और ये व्हाइट ब्लडेड फिश है, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट ब्लडेड फिश होती है, और ये इस क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं, तो और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो मैमल्स होते हैं उनका जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का देखा जाता है, ठीक है। तो और इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है और रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती, इसके वजह से व्हाइट ब्लडेड फिश कहलाती है। तो भाई ये हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? तो आइस फिश जो होती है वो लार्जर हार्ट की होती है, बड़े इसका हार्ट होता है, और साथ ही साथ इसका गिल बड़ा होता है, जिससे कि ये जब पानी के अंदर जाती है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंज्यूम करती है, और वाटर के अंदर जो घुली ऑक्सीजन होती है सफिशिएंट ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर लेती है ऑक्सीजन रिच वाटर में, तो इसलिए इसको हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, और ये व्हाइट ब्लडेड फिश कहलाती है, ठीक है। मोनोसिरोमिया फ्लेवोस क्यूटाटा एंड मोनोसरोमिया नियाग्रा, ये दोनों जो है वेस्प, ये जो आप अपने घर में जो वो बर्रे के जिसे बोलते हैं ना, बर्रे, उस टाइप की एक फ्लाई है, फ्लाइज हैं, फ्लावर फ्लाइज हैं, यानी कि एक कह सकते हैं कि फूल पर बैठने वाली मक्खियां हैं, ठीक है। और ये वेस्ट फ्लाई ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती हैं और वेस्टर्न घाट में ये पाई जाती हैं। तो ये दो शायद इस बार नई डिस्कवरी हुई है, तो इसको इसके नाम याद रखिएगा। डेनिसॉन बार्ब, ये फ्रेश वाटर फिश है, और ये जो है वो कर्नाटका और केरला में पाई जाती है, और ये जो फिश होती है वो रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स इसकी बॉडी में होती हैं, यानी कि लाल और काली जो है पट्टियां इसके बॉडी में देखी जाती हैं डेनिसन बार्ब में। डेनिसन बार्ब जो है वो मिस केरला भी कहलाती है, याद रखिएगा, डेनिसन बार्ब जो है मिस केरला भी कहलाती है, और ये शेड्यूल 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। आयुसिन रेड लिस्ट जो है इसकी इंडेंजर्ड है। तो डेनिसन बार्ब क्या है? एक फिश है, ठीक है। ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ठीक है, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, तो ये इसके जो पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो है वो डिप कर रही है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, यानी कम से कम होती जा रही है। 2018 में ये 868 थी, अभी इसकी जो संख्या है पहले जो है वो टाइगर फ्रॉम 907 थी, अब 868 हो गई है, ठीक है। तो ये लगातार डिप कर रही है, और ईस्टर्न स्वैम्प डियर हैज नाउ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एरियाज बियॉन्ड द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के जैसे बारासिंगा है ना, तो वो भी स्वैम्प डियर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, और साथ ही साथ ओरांग नेशनल पार्क, लाओ खोवा, बुराचा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब में भी स्वैम्प डियर पाया जा रहा है काजीरंगा के अलावा भी। स्पॉट बिल पेलिकन्स जो है इनकी मास डेथ हुई है। स्पॉट बिल पेलिकन एक बर्ड होती है, और ये जो है वो पैरासिटिक की वजह से, निमेटोड्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं निमोटोड्स, उनके इन्फेस्टेशन की वजह से तेली नेलापुरम इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है,
नवपादा स्वयं आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो वहां पर जो है इनकी काफी डेथ हुई है। तो ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। और ये जो है ये ब्रीड करती हैं, जो ये स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स होती हैं या ग्रे पेलिकन्स इन्हें बोलते हैं, ये साउथर्न एशिया में ये ब्रीड करती हैं, साउथर्न ईरान में ब्रीड करती हैं, और साथ ही साथ इंडिया और ईस्ट ऑफ इंडोनेशिया में ये ब्रीड करती हैं और पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कायरेटोडैक्टस एक्सरसिटस, ये जो है रिसर्चर्स ने एक नई स्पीसीज ऑफ गीको जो है वो एक छिपकली जैसी एक कह सकते हैं कि लिजर्ड जैसी होती है, एक रेप्टाइल होती है। और गीको, तो ये जो गीको है वो फैमिली ऑफ क्राइटोडैक्टिलस एक्सरसिटस जो है वो मेघालय में इसको खोजा गया है। ये नई स्पीसीज है, इसे खोजा गया है। और ये जो है वो इसका जो नाम दिया गया है वो इंडियन आर्मी के नाम पर, इसको ऑनर करने के लिए इसका नाम दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। और फॉर इट्स सर्विस इन द नेशन, क्योंकि एक्सरसिटस जो है वो इसका मतलब लैटिन में जो इसका मतलब होता है वो आर्मी होता है, तो इसलिए इसका नाम एक्सरसिटस रखा गया है। इंग्लिश नेम जो इसका दिया गया है इस स्पीसीज का, उसका नाम है बेंटोड गीको, ठीक है, बेंटोड गीको। और ये बेंटोड गीको भी जो है एक यूनिट है हमारे इंडिया की, जो इंडियन आर्मी की यूनिट है बेंटोड गीको, तो उसके नाम से इसका नाम दिया गया है। न्यू गीको स्पीसीज जो है वो नॉक्ट्यूरल स्पीसीज है, यानी ये रात में निकलती है। ये छिपकली जैसा जो गीको है वो रात में निकलती है, नॉक्ट्यूरल है। इसके अलावा स्कॉम बेरोडियस पेलागिकस जो है वो न्यू कारागिड वेटा स्पीसीज है, एक तरीके के कह सकते हैं इसे क्वीन फिश इसे बोला जाता है। क्वीन फिश ग्रुप की है ये, यानी एक मछली है। और ये जो है वहां पर पोला वेट्टा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, साउथ रीजन में पाई जाती है और इसे पोला वेट्टा के नाम से जानी जाती है। डुगोंग जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि एक इंडिया की फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है डुगोंग के लिए, गल्फ ऑफ मन्नार में और पाक बे में जो है इसका पहला जो है कंजर्वेशन साइट बनाई जा रही है डुगोंग की। डुगोंग क्या है, इसे सी काउ के नाम से भी जानते हैं, और यह हर्बीवोरस मैरीन मैमल है, यानी कि स्तनधारी है। हर्बीवोरस यानी कि घास फूस खाने वाली ये मरीन मैमल है, समुद्र में पाया जाने वाला स्तनधारी है। डाइकोस्मिस अल्बी कार्पा, ये जो है बोटेनिकल साइंटिस्ट ने, जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई जिन बेरी स्पीसीज को मतलब इसको खोजा है। ये बेरी स्पीसीज है, जैसे कि ब्लूबेरी होती है, जैसे कि क्रैनबेरी होती है, उसी तरीके की एक बेरी स्पीसीज है। इसे कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजा गया है। और ये स्पीसीज की खास बात क्या है कि इसमें बड़ा लार्ज फ्रूट होता है, यानी जो बेरी होती है वो व्हाइट कलर की होती है और काफी बड़ी होती है। ग्लाइकोस्मिस अल्बिक कार्पा। इसके अलावा हलारी डंकी की बात की जाए, ये जो है सौराष्ट्र रीजन गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। करेंटली इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसे घोषित किया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में। पॉपी जो है वो आपको पता है कि इससे जो है वो एक नार्कोटिक ड्रग ओपियम बनाई जाती है, ओपियम अफीम जिसे बोलते हैं उससे बनाई जाती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पॉपी पॉपी की कई स्पीसीज पाई जाती हैं, किससे जो है ये ओपियम बनाया जाता है, तो पेपेवर सोमनीफेरम नाम की जो स्पीसीज होती है, इसकी जो वैरायटी होती है उससे जो है वो नार्कोटिक ड्रग ओपियम यानी अफीम बनाई जाती है। और साथ ही साथ ये पोस्ता का दाना आपने सुना होगा, एडिबल सीड्स भी प्रोड्यूस करती है जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ये एक मेडिसिनल मशरूम है, काफी मशहूर हुआ है। ये मेडिसिनल मशरूम है, मशरूम की एक प्रजाति है जो कि जिसकी बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये डायबिटीज में, कैंसर में, इन्फ्लामेशन में, सूजन जब आ जाती है शरीर में, अल्सर में, और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। और ये मशरूम जो है शाइनी रेड ब्राउन कलर का होता है, चमकदार लाल कलर का होता है, और ये नेचुरली जो है वो लकड़ियों पर उगता है। ये जो है इसका नेम जो है मशरूम ऑफ, इसका जो निक नेम मशरूम ऑफ इमॉर्टलिटी कहते हैं, यानी कि अगर आप इसे खाते हैं तो इमॉर्टल हो जाते हैं, यानी अमर हो जाते हैं, तो ये अमरता का मशरूम कहलाता है। इसके अलावा सेलेस्टियल हर्ब कहा जाता है, साथ ही साथ इसे ऑस्पिशियस हर्ब के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ज्यादा पवित्र है, ठीक है, इसे माना जाता है। इसके अलावा इसको पूरी दुनिया में रेड ऋषि मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
स्पाइनोसॉरस स्पाइनोसॉरस जो है वो एक जीनस खोजा गया है डायनासोर का, और ये नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता था 99 टू 93.5 मिलियन से ईयर एगो पाया जाता था। और ये लार्जेस्ट ऑल नोन टेरेस्ट्रियल कार्निवोरस, अभी तक जितने भी टेरेस्ट्रियल कार्निवोरस यानी कि जो परभक्षी होते हैं, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एनिमल्स को ही खाने वाले जो कार्निवोरस होते हैं, तो उनमें अभी तक का सबसे बड़ा ये कार्निवोरस खोजा गया है। इसका नाम सेल बैक फीचर की वजह से इसका नाम रखा गया है स्पाइनोसोरस, क्योंकि स्पाइनोसोरस ये जो मतलब ये जो कह सकते हैं कि ये डायनासोर है, इस पे इसके पीठ पर ऐसे स्पाइन्स बने होते थे, इसी वजह से इसका नाम स्पाइनोसोरस रखा गया है। ठीक है, सेल बैक फीचर की वजह से, ठीक है, वर्टिबल स्पाइन में, तो इसे स्पाइनोसोरस कहा गया है। वक्यूटा पर्पोराइज ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट मरीन मैमल है, ठीक है, समुद्र में पाया जाने वाला मैमल है, और इसे पांडा ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ एनी, इट हैज द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ एनी व्हेल, डॉल्फिन और पर्पोराइज, एंड ओनली लिव्स इन स्मॉल 1500 स्क्वायर माइल एरिया इन मैक्सिको, अपर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है, सिर्फ मैक्सिको के रीजन में इसे पाया जाएगा। ये लार्ज डार्क रिंग अराउंड इट्स आइज, इसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे पाए जाते हैं। डार्क पैचेस ऑन इट्स लिप्स, लिप्स में भी डार्क पैचेस पाए जाते हैं। और इसकी स्पीसीज, ये जो वैक्यूटा पर्पोराइज है, बहुत तेजी से ये घट रहा है। 98% ये 2 दशकों के अंदर 98% इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर गई है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। एक्टिनीमेंसिस कोयाज, ये जो है न्यू स्पीसीज है श्रिम्प की, यानी कि झींगे की, एक नई स्पीसीज है जिसे डिस्कवर किया गया है। ये 1 से 2 मीटर गहराई में पाई जाती है, और ये एगाटी आइलैंड कोरल एटॉल में इसे पाया गया है, एगाटी आइलैंड्स में। और ये जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, इसे कोयाज के नाम पर रखा गया है। कोयाज को जो लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारे इंडिया का, तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया है। पारानीता रिवर, महाहराती और अदर स्पेशल रिचुअल्स होते हैं। महाहराती जो है एक स्पेशल रिचुअल होता है आपके 12 डे परनहिता रिवर फेस्टिवल में। तो ये जो चीज है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो दोनों को मिलाकर इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो महाहराती एक रिचुअल होता है जो कि 12 डे परनहिता रिवर फेस्टिवल में चलता है, वो कंप्लीट हुआ। और ये जो है मेगा रिवर फेस्टिवल जो है वो परनहिता जो नदी है उसकी वर्शिपिंग यानी उसकी पूजा करने पर ये रिवर फेस्टिवल मनाया जाता है। 12 दिन का ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें महाहराती नाम का एक रिचुअल भी होता है। ये रिवर जो है वो बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये फ्लो होती है, वहां पे बहती है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, गोदावरी रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो परनहिता रिवर याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट दोनों में ये पूछा जा सकता है। पोलरेक्स 8, Defense Secretary inaugurated the 8th edition of National Level Pollution Response Exercise। ये नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, जिसे नेट पोलरेक्स 8 के नाम से कहा जाता है। और ये जो डिफेंस एक्सरसाइज है, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सरसाइज है, वो एक्चुअली ऑयल स्पिल, मैरीटाइम जो स्पिल्स होती हैं, यानी पानी में जब तेल का रिसाव हो जाता है, पेट्रोल का या डीजल का, जहां पर भी पेट्रोल को निकाला समुद्र से अगर निकाला जाता है, या उसके जो टैंकर्स जाते रहते हैं एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं पेट्रोल के टैंकर या डीजल के टैंकर, तो वो कभी कभी गिर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, उनमें लीकेज हो जाता है, या जहां पर इसको निकाला जा रहा होता है वहां पर अगर कोई लीकेज होता है तो इसे मैरीटाइम स्पिल्स कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा समुद्री जीवन होता है, जहां पर ये मैरीटाइम स्पिल होता है, तेल का रिसाव होता है, वहां पर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, मरीन एनवायरमेंट जो है वो अल्टर होने लगता है, वहां को नुकसान पहुंचने लगता है। तो उसको कैसे निपटा जाए, उसके लिए ये नेट पोलरेक्स 8 नाम की एक्सरसाइज की गई, और इसको किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और कहां पे किया? मोर्मुगांव पोर्ट, गोवा में किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ब्लैक सी बायोस्फीयर रिजर्व, ब्लैक सी बायो, अभी यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा था उसमें ये काफी चर्चा में आ गया था। द ब्लैक सी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूक्रेन के लिटोरल जोन में मौजूद है, और नियर शोर कोस्ट ऑफ नॉर्थर्न ब्लैक सी के नॉर्थ जोन में मौजूद है। इसे 1927 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1998 में
यूनेस्को डेजिग्नेटेड इस बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया था यूनाइटेड नेशन का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। इट वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट नेस्टिंग, विंटरिंग एंड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देने के लिए कि वहां पर वो नेस्ट लगा सकें, वहां पर वो रह सके, खा पी सकें, तो उनके लिए ये बनाया गया था ब्लैक सी बायोस्फीयर रिजर्व। द रिजर्व इज इनहेबिटेड बाय सच रेयर बर्ड्स सच एज अ ग्रेट बस्टर्ड। यहाँ पे मिलता है लिटिल बस्टर्ड, ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उनकी प्रजातियां हैं। व्हाइट टेल्ड ईगल, स्मॉलर एनिमल्स सच एज अ बोबोक मरमट, ये सब चीज, ये सारी जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं यहाँ पे मिलती हैं। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द बर्ड की बात पिछले साल इस पर क्वेश्चन भी बना था। तो ट्री सिटी ऑफ द बर्ड मुंबई जो है वो पहली बार 2021 में 2021 में ट्री सिटी ऑफ द बर्ड वर्ल्ड के कैटेगरी में आ गया है। और ये जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ और यूनाइटेड नेशन का ज्वाइंटली विद आर्बर डे फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की, और साथ ही साथ आर्बर डे फाउंडेशन जो है वो मिलकर जो है वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारी सिटीज को शामिल करती है। उसमें मुंबई पहली बार जो है वो इसके अंदर शामिल हो पाया है। हैदराबाद पिछले साल ही इसने अपना स्थान बना लिया था और इस पर क्वेश्चन भी बना था, और इस बार भी सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में शामिल हुआ है। ठीक है, और जो मुंबई को इस बार रिकॉग्निशन मिली है वो आरे फॉरेस्ट पर जो बहुत सारा विवाद हुआ था, जिसमें वहां के लोकल लोगों ने आरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारा जो है वो एजिटेशन किया, तो उसकी वजह से, और संजय गांधी नेशनल पार्क जो वहां का फेफड़ा कहा जाता है, मुंबई का फेफड़ा कहा जाता है, तो उसकी वजह से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में मुंबई को रखा गया। हैदराबाद ऑलरेडी है और इस साल भी है। द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूएनएफएओ, यूनाइटेड नेशन के एफएओ, और आर्बर डे फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था। एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट आर्बर डे जो फाउंडेशन है वो अमेरिका की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। फैमिलियल फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है 2.5 मिलियन सैपलिंग्स। ये जो इस पे चर्चा में क्यों रही फैमिलियल फॉरेस्ट्री, 2.5 मिलियन सैपलिंग्स यानी 2.5 मिलियन जो है पौधे के बीज जो हैं वो पिछले 15 सालों में प्लांट किए गए with active participation of student and desert dwellers under familial forestry। यानी कि जो डेजर्ट में काम करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी मदद से लगभग 15 सालों में 2.5 मिलियन सैपलिंग्स को रोपा गया, प्लांट्स लगाए गए फैमिलियल फॉरेस्ट्री के तहत। ये जो रिलेट करता है कि एक फैमिली की तरीके से एक परिवार में एक पौधे को जैसे अडॉप्ट करना होता है कि भाई चलो हम हमारे जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं वैसे ही हम एक पौधे को लगाएंगे, वो भी हमारे परिवार का सदस्य होगा, और हम उसको पानी और खाद वगैरह सब देंगे जब तक कि वो अपने उस पर नहीं उग जाता है। तो इस तरीके का एक्टिव जो पार्टिसिपेशन हुआ है लोगों का, तो इसे ही फैमिलियल फॉरेस्ट्री के नाम से जाना गया। तो मेकिंग देम ग्रीन मेंबर्स, इसमें ग्रीन मेंबर्स बनाए जाते हैं, और ट्रांसफर द केयर ट्री एंड एनवायरनमेंट सो दैट ट्री बिकम ए पार्ट ऑफ द फैमिली कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसका हो जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो डेवलप किया गया था मिस्टर श्याम सुंदर जैनी, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के थे, गवर्नमेंट दुंगर कॉलेज बीकानेर, 2006 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। प्रकृति जो है एक मैस्कॉट है, एक शुभंकर है। प्रकृति जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है। इसका एम जो है वो ग्रेटर अवेयरनेस फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाना है लोगों के अंदर स्मॉल चेंजेस, कि आपके छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, आपके छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। तो उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, उसको एक तरीके से कह सकते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए इस शुभंकर, प्रकृति नाम के शुभंकर मैस्कॉट का जो है इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से। इसका मैस्कॉट का, प्रकृति का एक और ऑब्जेक्टिव है कि एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी जो सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे यहाँ यूज की जाती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करना है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाना है। इंडिया की आर्किटिक पॉलिसी का टाइटल है इंडिया एंड द आर्किटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉलिसी शैल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू एन
एक्टिव एक्शन प्लान, मतलब कि जो पॉलिसी बनाई गई है उसका जो शीर्षक है इंडिया एंड आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिसी शैल बी implemented थ्रू एन एक्शन प्लान एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, एक्शन प्लान किया जाएगा, इफेक्टिव गवर्नेंस की जाएगी, रिव्यू मैकेनिज्म रखा जाएगा। ठीक है, इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावरमेंट आर्कटिक पॉलिसी ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, इंटर मिनिस्ट्रियल, तो इन सब के तहत जो है इंडिया ने आर्कटिक पॉलिसी को बनाया है, जिसका जो शीर्षक रखा है इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया जो है वो 13 पोजीशन उन 13 देशों में शामिल है जो ऑब्जर्वर की स्थिति में है आर्कटिक काउंसिल की। तो आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जर्वर में 13 ऑब्जर्वर में से एक है इंडिया। इंडिया की जो आर्कटिक रीजन में जो इंगेजमेंट बढ़ी है वो जब सेवलबर्ग ट्रीटी इन्होंने 1920 में साइन की थी पेरिस में कंसर्निंग स्पिट्सबर्गर। तो सबसे पहले जो आर्कटिक पॉलिसी में इंडिया इन्वॉल्व जब हुआ था वो उसने सेवलबर्ग ट्रीटी को 1920 में पेरिस में जब साइन की तब से वो इन्वॉल्व हुआ। पेसर इनिशिएटिव पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर, पेसर इसे कहा जाए, स्कीम जो है वो एक स्कीम है जो कि अप्रूव की गई है 2021 से 2026 तक एक अप्रूव की गई है। स्कीम जो है वो किसके लिए है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ने इसको इंप्लीमेंट किया है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये जो इंस्टीट्यूट है NCPOR, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, इसने इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया है। स्कीम जो है वो अंटार्कटिक प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है। इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम इसके अंदर शामिल है, साउथर्न ओशियन प्रोग्राम इसके अंदर शामिल है, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेटिक प्रोग्राम इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे प्रोग्राम इस पेसर इनिशिएटिव के अंदर शामिल है। पेसर इनिशिएटिव पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो पेसर इनिशिएटिव का, तो ये इसके अंदर शामिल की गई है। माइक्रोप्लास्टिक इन ब्लड, ये बड़ी चर्चा में रही है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है कि 5 मिलीमीटर अगर 5 मिलीमीटर से कम अगर कोई भी प्लास्टिक के टुकड़े हैं तो उन्हें हम लोग माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो प्लास्टिक होती हैं ये मेनली जो होती है पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट PET प्लास्टिक होती है। तो इसके अंदर रखा जाता है, मतलब ज्यादातर यही होती है, और भी प्लास्टिक इस कैटेगरी में आती है लेकिन ज्यादातर ये वाली होती है। और ये फूड ग्रेड बॉटल्स बनाने में, जो बच्चों की जो बॉटल्स होती हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक जब बच्चे दूध पीते हैं, दूध वाली जो बॉटल होती है जब उसे पीते हैं तो उसी के साथ ये माइक्रोप्लास्टिक उनकी बॉडी में पहुंच जाती है और ये ह्यूमन सेल्स को डैमेज करती है। मतलब ये देखा गया है लैब के अंदर कि ह्यूमन सेल को ये काफी डैमेज कर सकती है ये प्लास्टिक। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं यानी जो RBC होती है उसकी सरफेस पर जाकर चिपक जाती हैं। और जब उसकी सरफेस पर चिपक जाती हैं, अब इसकी RBC की सरफेस पे तो होती है हीमोग्लोबिन, लेकिन जब ये प्लास्टिक उस जगह पे चिपक जाती है तो हीमोग्लोबिन को जगह नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है RBC की कम हो जाती है और बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की जान जा सकती है और खतरनाक ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, खास करके बच्चों के लिए। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, हॉर्नबिल जो है एक चिड़िया होती है। ठीक है, रिसेंटली हॉर्नबिल जो है नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है, यानी उसके जो घोंसले होते हैं उनको एडॉप्ट करने का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये पूरी तरीके से पिछले 10 सालों में इस प्रोग्राम को काफी सक्सेस मिली है। तो हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम जो है वो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, यानी कम्युनिटीज इनमें इन्वॉल्व है। ये कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है बल्कि कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो है ट्राइबल जो विलेजर्स होते हैं वो नेस्ट ट्रीज जो होते हैं यानी कि जो हॉर्नबिल्स के जो घोंसले होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनको अगर कहीं पर अगर कोई उनको नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज की जा रही है। ये चीज की कहां पे जा रही है? ये पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ये की जा रही है। ठीक है, पक्के टाइगर, याद रखिएगा ये सब पॉइंट याद रखिएगा, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में की जा रही है। और ये जो किया जा रहा है हंटर टर्न प्रोटेक्टर्स फ्रॉम द नाइसी ट्राइब। नाइसी ट्राइब एक है जो पहले हंटर थी, यानी कि पहले ये शिकार करती थी और अब क्या हो गई है? प्रोटेक्टर हो गई है। पहले ये इसी हॉर्नबिल का शिकार करती थी और अब इस वक्त ये प्रोटेक्ट कर रही है नाइसी ट्राइब। ठीक है, तो देखिए कब इंसान सुधर जाए। तो
क्या चीजें हो, तो यही लोग पिछले 10 सालों से हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये 2012 में इसे स्टार्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, और घोरा आभे सोसाइटी जो वहां की लोकल एनजीओ है उसके थ्रू इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। तो छोटे छोटे काम जो होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, ये मैसेज देता है। ठीक है, मरकरी पॉल्यूशन की बात की जाए तो मरकरी पॉल्यूशन जो है वो ग्लोबल ट्रैफिकिंग के लिए जो है जो मरकरी की ग्लोबल ट्रैफिकिंग हो रही है उसको डिस्कस किया गया है। सेकंड राउंड ऑफ द फोर्थ मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी को 4.2 में इसको डिस्कस किया गया है। डिक्लेरेशन जो किए गई है, जो डिक्लेरेशन हुई है उसे नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। और ये मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी जो होती है वो क्या है, इट इज अ मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है। मल्टीलैटरल बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं जो कि स्पेसिफिक ह्यूमन एक्टिविटी जो कि मरकरी पॉल्यूशन को फैला रही है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही हैं जो मरकरी पॉल्यूशन को फैला रही है उनको एड्रेस करने के लिए, उनको रोकने के लिए काम ये जो है वो कन्वेंशन मिनीमाटा कन्वेंशन जो है मरकरी पर बनाया गया है। मिनीमाटा जो डिसीज होती है वो मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होती है, याद रखिएगा। विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द इनहेबिटेंट्स ऑफ मिनीमाटा बे, जापान। जापान का एक शहर है मिनीमाटा बे, तो वहां पर सबसे पहले इस डिसीज को देखा गया था और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिसीज है। और इसके इसी पर यूएन ट्रीटी कमिंग अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, फिर इस पर यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी बनी, मिनीमाटा कन्वेंशन बना, और फिर उसके बाद इस कन्वेंशन को लोग कंट्रीज जो है मानना स्टार्ट कर गए और पूरी दुनिया में इसके जो इलीगल ट्रेडिंग होती है मरकरी को उस पर रोक लगाने की बात चल रही है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी कैन बी टॉक्सिक, बहुत ही खतरनाक हो जाती है अगर मरकरी चाहे छोटी अमाउंट में ही हो, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को, इम्यून सिस्टम को, नर्वस और लंग्स को, किडनी को, स्किन को, आइज को, सबको अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये खतरनाक है। बोमा टेक्निक, बोमा टेक्निक की बात अगर की जाए तो बोमा टेक्निक जो है वो केवालदो नेशनल पार्क में अभी में अपनाई गई है, और ये किसको कैप्चर करने के लिए, स्पॉटेड डियर को। एक्चुअली ये शिकार क्या मतलब ये इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि किसी एरिया में स्पॉटेड डियर ज्यादा हो गए, तो अब इस एरिया में ज्यादा हो गए तो ये जो है अपनी एक लिमिट को पार करने लगा ये एरिया जिसमें ज्यादा हो गए, तो अब यहां से पकड़कर इनको दूसरी जगह पर जहां पे इनकी आबादी कम है वहां पर भेजा जाना शुरू किया गया, जिससे कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे जंगल में हो जाए, या दूसरे जंगलों में या दूसरे जो फॉरेस्ट रिजर्व हैं वहां पर इसको भेजा जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है किसी भी एनिमल की, तो वहां से उनको पकड़कर दूसरी जगहों पे भेजा जाता है। तो इसको करने के लिए वहां पे, क्योंकि केवालदेव नेशनल पार्क में स्पॉटेड डियर को पकड़ा गया था और मतलब पकड़ने की कोशिश की गई जिससे कि उनको दूसरी जगह पे भेजा जा सके, तो उसमें जो यूज की गई बोमा टेक्निक। बोमा टेक्निक में होता था, अगर आप लोगों ने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी तो जब होता ये था कि जब किसी चीज का शिकार किया जाता था तो पीछे से खूब सारे डमरू और आवाजें निकाली जाती थी, जिससे क्या होता था कि जो भी जानवर होता था वो डर जाता था और डर के जो है एक पर्टिकुलर एरिया में भागना शुरू करता था। जब चारों तरफ से आवाजें आ रही थी तो जिसको उसको जहां पर सेफ दिखाई पड़ता था उधरी की तरफ भागने की कोशिश करता था, और रास्ते में क्या होता था, जाल लगा दिया जाता था, गड्ढा बना दिया जाता था और जाल लगा दिया जाता था, और जानवर दौड़ते हुए उसी गड्ढे में गिर पाता था, ऊपर से जाल बना गिर जाता था, और फिर उसको पकड़कर उसको मतलब पहले तो शिकार कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, उसको जंगल से वहां से निकाल कर दूसरी जगह पे छोड़ देंगे। ये जो टेक्निक है ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इट इन्वॉल्व्स द ल्यूरिंग ऑफ एनिमल्स इनटू एन इनक्लोजर ऑफ चेजिंग देम थ्रू फनल लाइक फेंसिंग। ठीक है, फनल लाइक वही जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसको कहां पर किया गया है, ये केवालदेव नेशनल पार्क में अंडरटेकन एट केवालदेव नेशनल कैप्चरिंग एंड ट्रांसलोटिंग स्पॉटेड डियर। किसको करने की स्पॉटेड, इट इज सेट टू इंप्रूव द प्रे बेस इन मुकुंदरा हाई हिल्स टाइगर रिजर्व में, इसके प्रे बेस को बढ़ाने के लिए। परमाफ्लोरेस्ट पीटलैंड जो होती है, पीटलैंड जैसे कि ऑर्गेनिक जैसे आप मिट्टी देखते हैं जिसके अंदर ह्यूमस वाली जो मिट्टी होती है उसे पीट ही बोलते हैं। ठीक है, पीट बोलते हैं, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि पेड़ पौधे मौजूद होते हैं और वो सड़ जाते हैं, तो ऐसी जो मिट्टी होती है ह्यूमस वाली उसे पीट बोलते हैं। तो होता है क्या कि यूरोप और वेस्टर्न साइबेरिया के रीजन में ये जो पीट होती है, इस तरीके की ह्यूमस वाली जो मिट्टी है वो दबी हुई है किसके अंदर, परमाफॉरेस्ट का मतलब कि एक ऐसा जंगल जो अभी पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है।
तो बर्फ से ढकी हुई ये मिट्टी अंदर मौजूद है। अब ये जो मिट्टी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक एक्टिविटी हुई है, इसमें क्योंकि प्लांट्स मौजूद थे, प्लांट्स सड़े हैं, और जब सड़े हैं तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये लाखों साल पहले, जब करोड़ों साल पहले हम कहें तो जब इस एरिया में यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते थे, तो जब यहाँ पर एक तरीके से आइस एज या इस तरीके की सिचुएशन बनी, तो ये जो प्लांट्स वगैरह थे ये इसी के नीचे दब गए, ठीक है, दब गए, और वहां पर ऑर्गेनिक एक्टिविटी हुई, और ऑर्गेनिक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बर्फ की लेयरिंग बन गई। तो इसे परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड के नाम से, परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड के नाम से जाना गया। अब मामला क्या हुआ, ये पीटलैंड इसी के अंदर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में दबी हुई है, लेकिन क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये जो परमाफ्रॉस्ट एरिया है ये जो है पिघल रहा है, इसके ऊपर की बर्फ पिघल रही, अब पिघल रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो दबी हुई थी वो निकलकर एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगी। अब अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो उसका लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, और फाइनली एक चक्र, एक साइकिल बन जाएगी, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो ये बहुत तेजी से पिघलना स्टार्ट हो गया है परमाफ्रॉस्ट एरिया जो है। तो सम peatlands and buried under the frozen ground are permafrost and exist as a permafrost peatland. They are found in the northern parts of Alaska, Canada, Russia and parts of northern Europe. Frozen wetland in यूरोप एंड साइबेरिया स्टोर अप। और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने स्टोर कर रखी है? लगभग 39 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने स्टोर कर रखी है। और अगर ये पूरी तरीके से गल गया, अगर ये गल गया तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ये पहुंच गई तो हमारी अर्थ की गर्मी को इतनी ज्यादा बढ़ा देगी कि हम अर्थ रहने लायक नहीं बचेगी। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड का मौजूद है। ठीक है, फ्लड प्लेन जोनिंग। फ्लड प्लेन जोनिंग क्या है? द स्टेट ऑफ मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक फ्लड प्लेन जोनिंग अप्रोच अपना रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो भी फ्लड प्लेन एरिया है, ठीक है, बस इसमें आप समझिए कि फ्लड प्लेन, मान लीजिए एक शहर है, उस शहर के अंदर इस एरिया में फ्लड का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इस एरिया को इन्होंने मेजर कर लिया, इस एरिया को इन्होंने चिन्हित कर लिया, इस एरिया को चिन्हित कर लिया। अब यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको मिनिमाइज कर देंगे, जिसकी वजह से अगर नदी से यहाँ पर ये एरिया जो है वो डूब रहे हैं और इसकी वजह से वहां के जान माल को नुकसान पहुंच रहा है, तो कम से कम जान का माल का नुकसान हो, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज को कम से कम कर दिया जाएगा। तो इसी को फ्लड प्लेन जोनिंग के नाम से जाना जा रहा है। इसे मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर जैसे एरिया में इसको अप्रोच किया जा रहा है, जिससे मेजर आर इनिशिएटेड टू डीमार्केट areas like to be affected by floods of varying magnitude or frequencies and probability level। ठीक है, तो उसको बस मेंशन किया जा रहा है कि यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आई थी, ये सब मार्क करके उस जगह पे ह्यूमन एक्टिविटीज को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट को रोक दिया जाएगा और फाइनली जो है वहां पर ब्लड से होने वाले जानमाल नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके। इसी फ्लड प्लेन जोनिंग कहेंगे। करेवाज, करेवाज क्या है? करेवाज जो है वो हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल है कश्मीर की, जो कि जिसे करेवाज के नाम से जाना जाता है, और इसको आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम से। वहां पे पुल बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ घर बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट के फैक्ट्रीज बनाई जा रही। तो डेवलपमेंट के नाम से जो ये फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, इसको नष्ट किया जा रहा है, ये काफी चर्चा में है। ठीक है, और ये जो करेवाज होता है ये वैली ऑफ कश्मीर, भदरवाह वैली और जम्मू डिवीजन में भादरवाह वैली में पाए जा रहे हैं, और वैली ऑफ कश्मीर में ये जो करेवाज हैं बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं उपजाऊ होती हैं ये जमीन, और इसे वहां के लोकल लैंग्वेज में वुद्र कहा जाता है। याद रखिएगा इसे, वुद्र। ठीक है, उसका लोकल नेम, करेवा का लोकल नेम जो है वो वुद्र है, और इसे कश्मीर लैंग्वेज में, और ये प्लिस्टियोसीन पीरियड में ये बनी थी इन पूरे की पूरी वैली के अंदर। और ये जब पानी जो है वो ये पूरा का पूरा कश्मीर जो था वो पानी में डूबा हुआ था, समुद्र में डूबा हुआ था, तब ये बनी थी। और ये इतनी फर्टाइल है कि ये सबसे बेस्ट सैफरन जो होता है वो इसी एरिया में होता है, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एप्पल होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कैश क्रॉप जो कि मार्केट में जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, वो सब इस एलुवियल सॉइल यानी कि इस मिट्टी में उपजाई जा सकती हैं। करेवाज। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसको समझना होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर काफी चर्चा में रहा है,
और मुझे लगता है कि इस साल ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन। होता क्या है पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, हॉट मतलब समर आती है, हमारी जो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्तवाहिनियां होती हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं। चौड़ी होने की वजह से क्या होता है, इसमें ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो ऐसी इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो ब्लड फ्लो बढ़ जाने की वजह से इसमें वाटर की सप्लाई, क्योंकि ब्लड में वाटर ही ज्यादातर होता है, तो ये जो वाटर ब्लड के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, वो फ्लो हो रहा, तो ये जो है रिस्क कर जो हमारी जो पसीने की जो निकलने वाली जो पोर्स होते हैं, जिसमें स्वेट पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं स्वेट पोर्स से ये वाटर ब्लड के थ्रू ये वाटर स्वेट पोर्स तक पहुंचता है, स्वेट पोर्स से ये बाहर निकलने लगता है और जिसे हम पसीना कहते हैं। अब ये पसीना जब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के सामने आता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब बढ़ता है और जब हवाएं चलती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पसीना होता है ये हमारी सरफेस यानी स्किन की सरफेस से इवेपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, और जब यहाँ की स्किन से ये पसीना इवेपरेट होता है तो यहाँ की गर्मी को अपने साथ लेकर जाता है, अपनी गर्मी को, यहाँ की हीट को अपने साथ उड़ा ले जाता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि अगर आप नहा धुलकर पंखे के सामने जाएं तो आपको ठंड महसूस होती है। क्यों ठंड महसूस होती है? क्योंकि जो आपकी बॉडी पर पानी होता है ये पंखे की हवा की वजह से इवेपरेट होता है। जब इवेपरेट होता है तो आपकी सरफेस की हीट को अपने साथ उड़ा देता है, सरफेस की हीट को अपने साथ ले जाता है, तो सरफेस ठंडी हो जाती है और आपको ठंड महसूस होती है। तो यही काम पसीने का होता है। तो गर्मियों के दिन में क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहा होता है, ब्लड जो है वो ब्लड से निकलकर पानी जो है वो हमारी सरफेस पर आता है, ब्लड से पानी निकले जिसे हम पसीना कहते हैं, पसीना इवेपरेट होता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। इस तरीके से गर्मी में ये मैकेनिज्म आपको कूल रखता है, आपको ठंडा रखता है। लेकिन अगर गर्मी के दिन में क्या हो जाए, आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ टेम्परेचर के साथ साथ जो है वो जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हॉटनेस भी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, तो इवेपोरेशन क्या होता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वाटर कंटेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, तो इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है। तो गर्मी बढ़ी, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ी, इसकी बढ़ी। अगर सिर्फ गर्मी बढ़ती तो इवेपोरेशन ज्यादा तेजी से होता, तो हमें इतनी गर्मी महसूस ना होती, इवेपोरेशन होता रहता, हमारा शरीर ठंडा होता रहता। लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है तो इसकी वजह से वाटर का इवेपोरेशन हमारी सरफेस पर कम से कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी सरफेस की वाटर का इवेपोरेशन कम होने की वजह से हमारी सरफेस जो है ठंडी नहीं होने पाती है, हमारी स्किन ठंडी नहीं होने पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो इसके कारण से एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें हमारा इवेपोरेशन उस ढंग से नहीं हो पाता, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसी कंडीशन में, जब हॉट भी कंडीशन हो और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, तो ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जो बॉडी उससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती, उसे ही वेट बल्ब टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। मतलब जब टेम्परेचर भी ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो और उसके बाद इवेपोरेशन ना हो पाने की वजह से बॉडी कूल ना हो पाए उससे ज्यादा टेम्परेचर पर, तो उसे वेट बल्ब टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वेट बल्ब जो टेम्परेचर होता है वो एग्जैक्टली जो है 31 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, 31 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी इस तरह से हो कि वो इवेपोरेशन ना हो पा रहा है, तो 31 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस माना जाता है। और 35 डिग्री सेल्सियस तो अनसर्वाइवेबल होता है, यानी कि इससे ज्यादा तो बर्दाश्त ही इंसान नहीं कर सकता और सिर्फ 6 आवर के अंदर ही इंसान की मौत हो जाएगी या वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, तो एग्जैक्टली वेट बल्ब टेम्परेचर क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि ये जो है वो वेट टेम्परेचर जब अभी आपका अमेरिका में या हर जगह जब गर्मी बढ़ रही है तो हॉटनेस के साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो जा रहा है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे मतलब हर जगह का इंक्रीज कर जा रहा है, जो कि लोगों की जान के लिए खतरा बन चुका है। ठीक है, तो ये लोएस्ट टेम्परेचर है, कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द एयर एट द कांस्टेंट प्रेशर। इट कैन बी मेजर्ड बाय, इसे जो मेजर किया जाता है थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, लेकिन उसका जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, जो अपर साइड होता है, उसको वेट म्यूसिलिन के साथ
इसको मतलब वेट यानी कि भीगे हुए मुस्लिन कपड़े के साथ उसको ढक दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि कितना इवेपोरेशन हो रहा है और उस हिसाब से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो इट इज अ थ्रेशोल्ड दैट कंसीडर हीट एंड ह्यूमिडिटी बियॉन्ड विच ह्यूमन कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। तो अभी इस दुनिया में जैसे हमारी इंडिया की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ लगभग 31 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब जो है वो ये वेट बल्ब टेम्परेचर रहता है। अभी मतलब वैसे टेम्परेचर 48-49 डिग्री पहुंच जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जैक्टली ह्यूमिडिटी के साथ 31 डिग्री सेल्सियस भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर 31 डिग्री सेल्सियस विथ हाई ह्यूमिडिटी के साथ अगर हमारे यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है तो ये हमारे जान के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा 31 के आसपास रहता है। अदर जो कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं, वहां पे 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी। ठीक है, तो और सब जगहों पे ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लगातार गर्मी के साथ इवेपोरेशन रेट भी कम हो रहा है, तो ये एक कंसर्न की बात हो सकती है। इससे ज्यादा अब हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया रज्जाका लेक। रज्जाका लेक जो है वो क्या है, रज्जाका लेक जो है वो इसका इसका जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है। और ये और साथ ही साथ ये रज्जाका लेक जो है वो पॉल्यूशन भी इसमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये जो है लेक मिल के नाम से जानी जाती है। ये इराक में लोकेटेड है और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है इराक की। और ये वाइड वैली, इट इज अ पार्ट ऑफ वाइड वैली। इसमें एक बहुत बड़ी वैली का एक पार्ट है जिसके अंदर कई लेक्स हैं, जिसमें हबानिया लेक है, इसके अलावा तारथर है और बहर अल नजफ नाम की लेक मौजूद है। ठीक है, वीओसी वोलाटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वोलाटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बन कंटेनिंग केमिकल्स हैं जो कि पेट्रोल और डीजल से निकलते हैं। और साथ ही साथ ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्लांट भी इमिट करता है, प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं। वो जो क्यों इमिट करते हैं? क्योंकि ये पॉलिनेटर्स यानी कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जो परागण करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं। अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं ये केमिकल्स। साथ ही साथ डिफरेंट जो पेस्ट होते हैं उनसे, प्रेडेटर्स होते हैं उनसे बचने के लिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को अडाप्ट करने के लिए ये प्लांट्स जो हैं वो इस केमिकल्स को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो आइस को इरिटेट करते हैं, नोज और थ्रोट को इरिटेट करते हैं। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन अब जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दुनिया में आ रही हैं तो ये जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कम कर देंगी। इस पर काफी चर्चा हुई थी। एरा माटी डिबालू, ये विशाखापत्तनम के सिटीजन्स ने, वहां के लोकल लोग हैं, उन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश की है जियोलॉजिकल मार्वल एरा माटी डिबालू। याद रखिएगा, एरा माटी डिबालू, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एरा माटी डिबालू, ये एरा माटी डिबालू जो है वो रेयर रेड सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स आप लोग समझते होंगे, ऐसे ऐसे एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये लाल कलर के सैंड ड्यून्स होते हैं। और ये विशाखापत्तनम और भीमू भीमुनीपत्तनम आंध्र प्रदेश के बीच में पाए जाते हैं। विशाखापत्तनम और भीमुनीपत्तनम के बीच में ये पाए जाते हैं। लाल कलर के लाल सैंड ड्यून्स हैं ये, और ये जो है सैंड से बने होते हैं। 40 to 50% एंड होती है। सिल्ट और क्ले जो होता है वो अनदर 50% होता है। और इसका जो लाल कलर होता है इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, इसकी वजह से लाल कलर में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये 12,000 साल पहले बनी थी इस लैंड इंट्रैक्शन की वजह से, यानी पानी और जमीन की जो इंट्रैक्ट जो किया उसकी वजह से ये बनी थी। ये 34 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट है इंडिया की, जो 2014 में इसको लिस्ट किया गया था। तो इसको बचाने का काम वहां के लोकल सिटीजन कर रहे हैं। लॉस ऑफ आइस इन साउथ कॉल ग्लेशियर माउंटेन, लगातार जो है वो आइस जो है पिघल रही है। कहां पर पिघल रही है? साउथ पोल ग्लेशियर में। और साउथ पोल ग्लेशियर कहां पे पाया जा रहा है? माउंट एवरेस्ट में पाया जाता है। तो हो सकता है साउथ पोल ग्लेशियर कहां पाया जाता है यही पूछ ले आपसे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। तो साउथ पोल ग्लेशियर जो है वो माउंट एवरेस्ट में पाया जाता है और इसकी आइस जो है बहुत तेजी रही है। कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इंडेक्स क्या है? इन कोसिस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैज ब्रॉट आउट एन एटलस कंप्राइजिंग 150 मैप। 156 मैप्स को 1/1 लाख स्केल पर इन्होंने तैयार किया है। इस मैप के अंदर इन्होंने क्या किया है इनकॉइस ने?
कोस्टल रिस्क जो जोन है, ठीक है, फ्यूचर में जो सी लेवल राइज बढ़ेगा, यानी कि पानी जब बर्फ पिघलेगी और उसकी वजह से पानी का जो लेवल है, हमारे सी लेवल है वो बढ़ेगा, तो उस वहां के पैरामीटर तो फिजिकल और जियोग्राफिकल पैरामीटर पे कहाँ कहाँ ज्यादा रिस्क है, कोस्टल रिस्क कहाँ पर ज्यादा है, उसको मेजर करने के लिए कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इंडेक्स बनाया गया है। ये जो है वो रिलेटिव रिस्क दैट फिजिकल चेंजेस विल अकर एज अ सी लेवल राइजेस आर क्वांटिफाइड बेस्ड ऑन पैरामीटर्स tidal range, wave height, coastal slope, coastal elevation, short line changes, geomorphology, historical rate of relative sea level changes। मतलब ये सारे मेजर्स के साथ एक इंडेक्स बनाया गया है कि कौन कौन सी जगह पर लगातार जैसे तापमान बढ़ रहा है तो उसकी वजह से कहाँ कहाँ जो है वो टेम्परेचर राइज करेगा, राइज करने की वजह से जो सी लेवल राइज करेगा, कहाँ कहाँ पे ज्यादा खतरा है, कहाँ कहाँ पे कम खतरा है, उसको ये मतलब नोटिस करेगा, उसका इंडेक्स बनाया गया है। द अप्रूवल फॉर फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, सबसे पहला जियोलॉजिकल पार्क जो बनाया जा रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दी है। वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंतर्गत कहाँ पे बनाया जाएगा, लमहेटा विलेज में बनाया जाएगा। लमहेटा विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा रिवर, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में, लमहेटा विलेज में सबसे पहला इंडिया का जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। Aravali Biodiversity Park was declared India's first other effective area based conservation measures। मतलब ये है कि अगर कहीं पर, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कहीं पर कोई कंजर्वेशन साइट नहीं है, ठीक है, कंजर्वेशन साइट नहीं है और वहां पर भी अगर किसी चीज का इन सीटू कंजर्वेशन किया जा रहा है, अगर वहां पर भी कंजर्वेशन किया जा रहा है, तो अगर किसी भी स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जा रहा है तो इसे एग्जैक्टली बोलते हैं अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स कहा जाता है। तो ओसीएम इज अ कंजर्वेशन ऑफ डेजिग्नेशन फॉर एरिया दैट आर अचीविंग द इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बट आर आउटसाइड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड नेशनल पार्क और सेंचुरी में तो किया जाता है, लेकिन हमने किसी को डेजिग्नेट नहीं किया, लेकिन वहां पर भी अगर इन सीटू कंजर्वेशन हो पा रहा है तो इसे ही हम लोग ओईएससीएम कहते हैं। ओईसीएम जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस टैग को दिया है। ओईसीएम टैग जो होता है वो एनी लीगल और फाइनेंशियल और मैनेजमेंट इंप्लीकेशन नहीं होता, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है कि यहाँ पे कंजर्वेशन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कंजर्वेशन हो रहा है तो ये बड़ी बात है। तो इस तरीके के एरिया को ओईसीएम के नाम से जाना जाता है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो इसको ये डेजिग्नेशन मिली है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क ओईसीएम की स्टेटस मिली है और ये 390 एकड़ में गुड़गांव हरियाणा में मौजूद है और सेमी एरिड वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती हैं। 2 मोर रामसर साइट अनाउंस, 2 रामसर साइट और अनाउंस कर दी गई हैं। कौन सी रामसर साइट 2 अनाउंस की गई हैं? एक खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो फ्रेश वाटर सेंचुरी है, लोकेटेड नियर गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में मौजूद है। तो और ये जो सेंचुरी है ये कोस्टल वेटलैंड है और साथ ही साथ बहुत सारी यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ पर आती हैं, यहाँ पे ब्रीड करती हैं। दूसरा जो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि फ्रेश वाटर मार्श संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में इसको रामसर साइट के अंदर कैटेगरी में से लाया गया है। और ये इजिप्टियन वल्चर जो होता है, जो इजिप्टियन गिद्ध होता है, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, कॉमन पोचार्ड है, वुली नेक्ड स्टॉक है, ये सब जो पक्षी होते हैं इनको ये यहाँ पर आकर इनकी हैबिटेट है, यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है। सोलर वेस्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सोलर वेस्ट क्या होता है? सोलर वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो कि सोलर पैनल, जैसे सोलर पैनल्स जो होते हैं जो लगाए जाते हैं तो वो जब खराब हो जाते हैं या उसके से एसोसिएटेड जो सोलर पैनल से एसोसिएटेड या सोलर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे एसोसिएटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या चीजें होती हैं तो जो खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, तो इसे ही सोलर वेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो इट कैन इंक्रीज बाय लीस्ट 4-5 फोल्ड बाय द नेक्स्ट डिकेड। नेक्स्ट डिकेड में ये 4 से 5 गुना ये जो सोलर वेस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग सोलर एनर्जी को अब यूज भी ज्यादा कर रहे हैं तो इसका वेस्ट भी बढ़ रहा है। प्लास्टिक पार्क एक काफी चर्चा में है। प्लास्टिक पार्क जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने एक फाइनल अप्रूवल दे दिया है प्लास्टिक पार्क बनाने में। कहां पर ये प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा?
तो ये जो प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा वो गंजूमती इन बेंगलुरु में, गंजी मुत इन बेंगलुरु में इसे बनाया जाएगा। द स्कीम एम्स टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस एंड वैल्यू एडिशन इन द प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाएगी प्लास्टिक प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ प्लास्टिक प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली हो सके, इसके लिए प्लास्टिक पार्क को बनाया जा रहा है गंजीमुत इन बेंगलुरु के अंतर्गत। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है। याद रखिएगा, नेशनल अवार्ड वाटर अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है, क्योंकि इसने फर्स्ट पोजीशन अटेन की थी वाटर कंजर्वेशन इन नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर। इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सेंटर से कि भाई क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्टिविटी इंडिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एक अलग से, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, उसी तरीके से एक अलग से इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज स्टार्ट करनी चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए पूरी तरीके से नोट कर दिया गया है। अब ये कब होगा ये अभी चर्चा का विषय, मतलब अभी गवर्नमेंट इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सेंटर से कि एक एस्टेब्लिश कीजिए डेडिकेटेड इंडियन एनवायरमेंट सर्विस एट ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ आईएएस वाज रिकमेंडेड बाय, इसे रिकमेंड किसने किया था आईएएस इसको, मतलब आईएएस एक इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज होनी चाहिए, जिसको रिकमेंड किया था फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यन ने 2014 में। तो एक सर्विस और बढ़ गई, अब यूपीएससी अब आईएएस आईपीएस और ये सारी चीजें दीजिए ही, उसके साथ ही साथ आप लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, उसके साथ अब इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस के लिए भी फॉर्म आप लोग भरना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ये ऐसा हुआ तो मुझे लगता है इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो उसके लिए एक एग्जाम करवा सकते हैं। अब ये मेरी वो है, अभी इस पे कोई बात चर्चा नहीं हो रही है। वेदर हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है एक इंडिया की फर्स्ट वेदर हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस को लॉन्च किया है। इसे साइंटिस्ट ने इसे मतलब डेवलप किया है क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस ऑफिस ऑफ द आईएमडी पुणे ने इसको उनके वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। इट इज बेस्ड ऑन 14 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड इन द रिस्क दे पोज टू द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, 14 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं उनको देखते हुए, ये देखते हुए और उनके खतरों को देखते हुए, वहां के लोकल पॉपुलेशन को देखते हुए, वहां की लाइवलीहुड को देखते हुए, वहां की इकोनॉमी को देखते हुए ये जो है वेदर हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एटलस बनाया गया है। और ये जो है आपको पूरे मंथ जो है, मंथ वाइज जो है वो हैजार्ड लेवल जो है वो बताता रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट का कि कौन कौन से एरिया में कहां कहां ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, कौन कौन से वेदर से नुकसान पहुंच सकता है, वेदर में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये पूरा हर महीने का आपको डेटा हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देता रहेगा। ठीक है, द इनिग्मा जो है वो 55.55 कैरेट का एक ब्लैक डायमंड जो है वो अभी इसको शो किया गया है दुबई के अंदर। ये इनिग्मा है, ये ब्लैक डायमंड है, काला हीरा है, और ये जो है माना जा रहा है कि आउटर स्पेस से आया हुआ, ये अर्थ का नहीं है। क्यों? इसकी कॉस्मिक ओरिजिन जो मानी जा रही है कि बाहर स्पेस से आया है, ये स्पेस पर क्योंकि इसमें जो कार्बन आइसोटोप्स मिले हैं, कार्बन के जो समस्थानिक मिले हैं, साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए इस बेस पर कहा जा रहा है कि आउटर स्पेस से आया हुआ है। ब्लैक डायमंड अर्थ पर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस होता है बहुत रेयर प्रोड्यूस होता है, और ये कार्बोनेडो, इसे कार्बोनेडो बोलते हैं ब्लैक डायमंड को। और ये जो है ये नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से अर्थ पर जहां पर मौजूद होता है पाया जाता है ब्राजील में और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। केरला जो है गेट्स इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, पहली बर्ड एटलस, यानी जिसमें चिड़ियों के बारे में पूरी जानकारी कि केरला में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चिड़िया पाई जाती हैं, कहां पर उनकी ब्रीडिंग होती है। तो इसका एक पूरा एटलस तैयार किया गया है केरला की तरफ से। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है वो इंडिया में तैयार की गई है, पहली बार ऐसा हुआ है, और केरला बर्ड एटलस के नाम से। एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो किया है। सेंसस का मतलब होता है कि जनसंख्या वगैरह को जानना, और मतलब कितनी जनसंख्या है, हर एक वाटर बर्ड कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उसके लिए। तो इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये हुआ है। द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस होता है कोऑर्डिनेटेड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल और हेल्ड इन जनवरी एवरी, हर साल ये जनवरी में
ये होती है, ठीक है। उसी बेस पर एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुई है। पहले ये इंटरनेशनल होती थी, लेकिन अब एशियन वाटर बर्ड सेंसस अलग से की गई है। चिल्का लेक जो है वो रिसेंटली द वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे, वाटर बर्ड स्टेटस सर्विस 2022 जो है वो कंडक्टेड की गई है चिल्का लेक में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर बायो एनर्जी क्रॉप्स क्या होती हैं? बायो एनर्जी क्रॉप्स जो होती हैं वो एनर्जी क्रॉप है जो लोअर कॉस्ट में उगाई जाती हैं और साथ ही साथ बायोफ्यूल प्रोडक्शन करती हैं, यानी इथेनॉल प्रोडक्शन करती हैं। ये इस तरीके के जो बायोफ्यूल होते हैं, जैव ईंधन होते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करती है। ऐसी क्रॉप्स को हम लोग बायो एनर्जी क्रॉप बोलते हैं। जैव ऊर्जा जो है वो फसलें बोलते हैं। इसमें व्हीट आती है, यानी गेहूं आता है, कॉर्न आता है, मेन एडिबल ऑयल सीड्स आते हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना आता है। इसके अलावा अदर क्रॉप्स जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो क्रॉप्स हैं ये सॉइल कार्बन फिक्सेशन को भी बढ़ाती हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जमीन में फिक्स करती हैं और एटमॉस्फेरिक कार्बन को ये कम भी करती हैं। तो ये इस क्रॉप का मतलब एक तो बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रही हैं, उसके अलावा एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स कर रही हैं। तो इससे दो फायदे हो गए। दे कुड बी यूज फॉर फाइटो रिमीडिएशन ऑफ हैवी मेटल्स। और हाँ, तीसरा इसका फायदा क्या हो गया? तीसरा फायदा यह हो गया कि जो भी हैवी मेटल्स पाए जाते हैं उनका फाइटो रिमीडिएशन करती हैं। फाइटो रिमीडिएशन का मतलब ये हो जाता है कि ये पौधे क्या करते हैं, जो हैवी मेटल्स पाए जाते हैं उनको रिमीडिएट करके, मतलब मतलब उनका शुद्धिकरण करके हमारा जो सॉइल होता है, जो हमारी जो मिट्टी होती है जिसमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, तो उनको खत्म करती है। और उसका फायदा ये होता है कि हमारे जो सॉइल जो हैवी मेटल्स की वजह से खराब हो रही होती हैं वो खराब नहीं होती हैं। सुजलाम 2 कैंपेन वर्ल्ड वाटर डे के अंदर सुजलाम 2 कैंपेन लॉन्च की गई। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर ने लॉन्च किया सुजलाम 2 कैंपेन। और इस कैंपेन के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। ग्रे वाटर यानी भूरा वाटर मैनेजमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब ग्रे वाटर होता क्या है? एक्चुअली ये डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर है, जो घरों से निकलने वाला जो खराब पानी है वो है। और घरों से, लेकिन घरों से जो खराब पानी निकलता है उसमें सारा इस ग्रे वाटर सबको नहीं कहा जाता। घरों से के अंदर से जो आपके पानी निकाला जा रहा है, आपके घरों के अंदर से धुलाई से निकाला जा रहा है, या थोड़ी बहुत आपके मतलब जो आप लोग आपके घरों से वेस्ट वाटर निकलता है वो है, लेकिन इसके अंदर फेकल कंटेमिनेशन नहीं होता है। फेकल कंटेमिनेशन का मतलब कि आपके टॉयलेट से जो निकलने वाला पानी होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता। इसके अलावा जो लॉन्ड्री से या बाथिंग से जो पानी निकल रहा है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें नहीं शामिल। इसके अलावा जो पानी निकलता है उसको मैनेज करने, इसे ही ग्रे वाटर कहा जाता है। और इसी के मैनेजमेंट के लिए सुजलाम 2 कैंपेन जो है 2.0 कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। ये जो है क्योंकि आपके वेस्ट वाटर में ये खराब चीजें नहीं मौजूद थी, फेकल कंटेमिनेशन नहीं होता है, तो इसमें पैथोजेंस नहीं होते, बैक्टीरिया वायरस ये सब नहीं होते हैं। तो इनको हैंडल करना, इनको साफ करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और इसका जो यूज है फिर से वाटर का इसको फिर से मतलब साफ करके टॉयलेट की फ्लशिंग में यूज किया जा सकता है। अपने क्रॉप इरिगेशन में, यानी कि घरों में जो आप पेड़ पौधे लगाते हैं या फसलों में पेड़ पौधे लगाते हैं, खेतों में इसे भेजा जा सकता है। साथ ही साथ अदर यूजेस भी इसके किए जा सकते हैं। तो इसे वेस्ट ग्रे वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। तो सुजलाम 2 कैंपेन इसके लिए लॉन्च किया गया है। रिसेंटली जो है एक टर्म काफी चर्चा में रहा है, हीट डोम। ठीक है, हीट डोम काफी चर्चा में रहा है। हीट डोम क्या होता है? बहुत ज्यादा इसको डिटेल में समझने का वक्त नहीं है इस वक्त, तो हम लोग इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ऐसा होता है कि जब हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे सरफेस पर एक्टिविटीज होती हैं, खास करके जेट स्ट्रीम्स जब शिफ्ट नॉर्थवर्ड की तरफ, यानी कि उत्तरी दिशा में जब ये जेट स्ट्रीम मूव करती हैं गर्मियों के दिनों में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हॉट और स्टैग्नेंट एयर जो है वो निकलती है। गर्म हवाएं जो हैं वो पैदा होती हैं। और ये जो गर्म हवाएं जो पैदा होती हैं ये हॉट ओशियन एयर कहलाती हैं। और ये हॉट ओशियन एयर जब निकलकर आसमान मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, तो एटमॉस्फेयर इसे क्या करता है? बाहर जाने से रोक देता है और इसे ट्रैप कर लेता है। जैसे कि आप एक जैसे कुकर है, तो उस कुकर के अंदर जो इसकी लिड होती है ना, मतलब इसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो पूरे के पूरे उसको रोक लेने का काम करता है। पूरे के पूरे अंदर से जो गैस निकल रही होती है उसको रोकने का काम करता है। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर क्या करता है? जो हॉट एयर निकल रही होती है, जो हॉट ओशियन एयर निकल रही होती है, उसको क्या करता है? एटमॉस्फेयर चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है। जब चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये गैसेस जो है या फिर ये जो एयर है ये बाहर नहीं निकल पाती और इस पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, तो यहां की गर्मी, क्योंकि हॉट ओशियन एयर है, तो ये पूरी इस जगह की गर्मी को ये बढ़ा देती है। तो चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है इस एयर को
को ट्रैप कर लेता है, हॉट एयर को, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को बोला जाता है हीट डोम, यानी कि एक गुंबद ही मतलब ऊष्मा का गुंबद या गर्मी का गुंबद इसे कहा जाता है। तो हीट डोम होता है, ठीक है। इसे बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, बस इतना याद रखिएगा कि जब हम जेट स्ट्रीम्स की वजह से हॉट और स्टैग्नेंट एयर जो है एक्सपेंड होती हैं, ऊपर निकलती हैं, जिसे हॉट ओशियन एयर बोला जाता है, और एटमॉस्फेयर इस ओशियन एयर को ट्रैप कर देता है, रोक देता है, तो जिससे कि वो पर्टिकुलर एरिया बहुत ज्यादा अंदर से गर्म हो जाता है। तो इसे ही हीट डोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चर्चा में कब रहा? पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ कनाडा ने रिकॉर्ड किया टेम्परेचर पिछले साल 2021 में 47 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जबकि कनाडा वगैरह में इतना टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन इतना टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया 47 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये हिस्टोरिक था, एक ऐतिहासिक था, और इसका कारण यही माना गया, इसका कारण माना गया हीट डोम का क्रिएट होना। ये जो हीट डोम यानी हमारा जो थिक एटमॉस्फेयर है, उसने क्या किया कि इस हीट को एब्जॉर्व करके और साथ ही साथ रोक कर एक हीट डोम क्रिएट कर दिया, एक गर्मी का एक पूरा एरिया क्रिएट कर दिया। तो इसे हीट डोम कहा गया है। इसी तरीके से अभी इस बार हीट आइलैंड काफी ज्यादा चर्चा में रह रहा है, हीट आइलैंड, लेकिन वो अभी रिसेंटली था, तो हो सकता है उसका एग्जाम में ना पूछा जाए कि हमारे जो दिल्ली के आसपास के एरिया में हीट आइलैंड जो है वो थर्मल आइलैंड जो है क्रिएट हो गए थे अभी जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन वो अभी क्योंकि रिसेंट है तो उतना ज्यादा नहीं हो सकता पूछा जाए। तो छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो उसे हीट आइलैंड कहा गया था। तो इसी तरीके से हीट डोम है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन है कंट्री का, जो कि फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी इसे माना जा रहा है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन है ये कंट्री का, जो फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी का डिजिग्नेशन इसको मिला है, और इसे प्लैटिनम रेटिंग मिली है आईजीबीसी ग्रीन सिटीज रेटिंग की कैटेगरी के अंदर। और ये जो कासजेड जो यानी कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये 1000 ऑड एकड़ है, 3.5 लाख, यानी कि वहां का जो 1000 ऑड एकड़ एरिया है, वहां पे 3.5 लाख ट्रीज मौजूद हैं। और ये जो ट्रीज मौजूद हैं, ये मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड से तैयार किए गए हैं। मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड ये सब मैं पढ़ा चुका हूं अपनी जो रेगुलर क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, उनमें सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ाया है पहले, ठीक है। तो जो लोगों ने उस क्लासेस को करा होगा उसको सब कुछ ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो मियावाकी टेक्निक में होता क्या है? मियावाकी टेक्निक्स में होता क्या है कि आप एक बड़े प्लांट जो होते हैं, जो लंबे प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, यानी घास फूस, बड़े प्लांट छोटे प्लांट, सबको एक साथ एक ही जगह पर उगा देते हैं, एक साथ उगा देते हैं। तो एक का न्यूट्रिशन दूसरे से, दूसरा का न्यूट्रिशन तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पहले से, ऐसे करते हुए सारे प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशनल नीड जो होती है, जो पोषण जो उनकी जरूरतें होती हैं, वो एक दूसरे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनको किसी भी केयर की जरूरत होती है, मतलब मियावाकी टेक्निक में होता है नो केयर इज बेस्ट केयर, ये माना जाता है। कोई केयर मत करिए, उनको सबको बिल्कुल करीब करीब, जितने भी प्लांट छोटे बड़े घास फूस, सबको एक साथ बिल्कुल करीब करीब उगाकर छोड़ दिया जाता है, और सब एक दूसरे की जरूरतों को, एक दूसरे के न्यूट्रिशन को की कमियों को पूरा कर देते हैं। और ये जो प्लांट्स होती हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मतलब जो आपको 300 सालों में अगर कोई एक फॉरेस्ट एरिया 300 साल में तैयार होता है, वही फॉरेस्ट एरिया मियावाकी टेक्निक जो है उससे सिर्फ 30 से 35 साल में वो फॉरेस्ट, वो जंगल तैयार हो जाता है। तो यहां पर मियावाकी टेक्निक जो होती है उसका यूज किया गया है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक सोशल इंपैक्ट वेंचर है, और इसका एम यह है कि हम उन लोगों को जो डिसएबिलिटी है, जिनको, जो लोग थोड़ा सा डिसेबल हैं, जो कह सकते हैं दिव्यांग लोग हैं, उन दिव्यांग लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल करें, और उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल करके उनकी जो सोशल इंपैक्ट वैल्यू है, जो उनका रिहेबिलिटेशन है, उसे बढ़ाया जा सके। इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया क्लॉ ने। क्लॉ क्या है? कंकर लैंड एयर वाटर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, और ये एक्स इंडियन स्पेशल फोर्सेस जो कमांडोज हैं उनकी एक टीम है, जिसे क्लॉ के नाम से जाना जाता है। तो उसने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम स्टार्ट किया है दिव्यांग लोगों के लिए। कैटल आइलैंड क्या होते हैं? उड़ीसा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक आइलैंड ओडिसी को तैयार कर रहा है, मतलब कि एक तरीके से आप जो हीराकुंड जो डैम है उसमें जो मैन मेड एक तरीके से आइलैंड वो रिजर्वायर
रिजर्वायर बनाया गया है हीराकुंड डैम में, जो पानी रुका हुआ है, मतलब डैम के इधर की तरफ जो पानी रुका हुआ है, इसमें छोटे छोटे जो हैं वो आइलैंड्स हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं। तो ये जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे शिप्स चला रहे हैं, जिसमें लोग अपनी रात भर बिता सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें रात बिता सकते हैं, वहां पर घूमने जा सकते हैं, वहां दिन में टहलने जा सकते हैं, रात बिता सकते हैं, वहां की शिप्स, छोटी छोटी शिप्स बनाई जा रही हैं। तो ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है उस रिजर्वायर में जो पानी इकट्ठा है, वहां पे छोटे छोटे जो आइलैंड है, तो उसी में से एक आइलैंड है कैटल आइलैंड है। तो वो वहां पर हीराकुंड रिजर्वायर में, तो वहां पर साइट सीइंग डेस्टिनेशन की तरह से इनको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इसे आइलैंड ओडिसी कहा जा रहा है, और कैटल आइलैंड उसमें से पहला आइलैंड होगा जहां पर यह काम शुरू किया जा रहा है इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो एक अफ्रीकन लेड मूवमेंट है, और ये बड़ा जबरदस्त मूवमेंट है, जिसमें क्या जा रहा है, पूरे अफ्रीका के ईस्ट से लेकर वेस्ट पूरे को एक तरीके से पौधों की एक पूरी स्ट्रिप से, मतलब एक ईस्ट से लेकर वेस्ट पूरा अफ्रीका जो है वो पौधों यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जंगल उगाकर, छोटा सा जंगल उगाकर या पौधे लगाकर इसको ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पूरे के पूरे ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका को जोड़ा जा रहा है इस ग्रीन कॉरिडोर से, ठीक है। तो ये 8,000 किलोमीटर लॉन्ग होगा और 15 किलोमीटर चौड़ा होगा, ट्रीज और ग्रासलैंड और वेजिटेशन और प्लांट से इस पूरे के पूरे अफ्रीका को ईस्ट से वेस्ट जोड़ने का काम करेगा। इसे ही ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से जाना जा रहा है। 2007 में इसे लॉन्च किया गया, अफ्रीकन यूनियन ने इसे लॉन्च किया, और ये जो है वो एक स्नेक टाइप का बनेगा ना, मतलब पूरा यहां से लेकर ऐसे ऐसे करते हुए बनाया जाएगा। और ये जो है वो साहेल रीजन फ्रॉम सेनेगल इन द वेस्ट टू जिबूती इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी वेस्ट में, पश्चिमी में ये साहेल रीजन सेनेगल से स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ जिबूती ईस्ट में, जिबूती के पास यानी ईस्ट ऑफ अफ्रीका के जिबूती रीजन को ये कनेक्ट करेगा। एक बार अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होगा इस पूरे प्लेनेट का। जो ग्रेट बैरियर रीफ कही जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है, उससे 3 गुना बड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ी है, तो ये काफी चर्चा में है, तो इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, पहला 5 कंट्री के अंदर मौजूद, यानी 5 कंट्रियों के अंदर शामिल मौजूद एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बनाया गया है, जिसका नाम है मुरा दारावा दानूबे, ठीक है, मुरा दरावा दनुबे नाम दिया गया है। ये वर्ल्ड का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको यूनेस्को ने माना है, यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है, और ये जो है 700 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। और मुरा ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व कवर 700 किलोमीटर ऑफ द मुरा दरवा एंड दनूबे रिवर्स को ये मतलब कवर करेगा। ये रिवर्स का नाम पे बना हुआ है, मुरा दरवा दनूबे रिवर्स के नाम पर इसे बनाया गया है। और ये ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, इन 5 कंट्रीज के अंदर से ये नदियां गुजर के जाती हैं, तो उनको कवर करेगा। चीता जो है वो पहली बार कूनो नेशनल पार्क में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चीता अफ्रीकन एनिमल है, जिसको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा कूनो इंटरनेशनल उस पर। इसके अलावा हरा भरा इनिशिएटिव जो है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, जिसमें 50 लाख ट्री लगाने की बात की जा रही है 12,000 एरिया में 2030 तक, ठीक है। इसमें सीड कॉप्टर यानी कि ड्रोन्स हैं, स्पेशल ड्रोन्स हैं, जिनके अंदर बॉल्स के अंदर, मिट्टी की बॉल्स के अंदर छोटे बीज, बहुत तरीके के बीज, मिट्टी की बॉल बनाई जाएगी, उसी के अंदर बीज रख दिए जाएंगे, मतलब बीज उसी मिट्टी के बॉल्स में रखा जाएगा, प्लस इसको अटैच कर दिया जाएगा सीड कॉप्टर यानी कि ड्रोन के अंदर, और फिर ये सीड कॉप्टर जाएंगे जगह जगह पर, जो है इन बॉल्स को गिराते जाएंगे। ये बॉल जमीन के अंदर मिक्स होकर इनके अंदर जो बीज होंगे उनके वो जो है वहां की जमीन के साथ मिक्स हो जाएंगे, और उनमें से प्लांटेशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हरा भरा इनिशिएटिव कहा गया है। इसमें यूज किए जा रहे हैं सीड कॉप्टर ड्रोन, ठीक है, सीड कॉप्टर ड्रोन यूज किए जा रहे हैं। स्टार्टअप है मारूद ड्रोन्स का, ये स्टार्टअप है, मतलब स्टार्टअप मारूद ड्रोन जो है इस तरीके के सीड कॉप्टर बनाता है। और इसको पहले जो सीड कॉप्टर्स का, जो इस तरीके के मारूद ड्रोन्स ने पहले जो है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन से पहले, यानी ये काम करने से पहले वैक्सीन डिलीवर करने में काफी मदद की थी। इस तरह से याद रखिएगा,
कि तेलंगाना पहला राज्य बना था जहां पर वैक्सीन और दवाओं को ड्रोन से भेजा जा रहा था। उसके बाद जो है ये सीड बॉल्स को अब डिस्पर्स करने का काम करने जा रहा है। 2030 तक 50 लाख ट्रीज इससे बनाए जाएंगे। सीड बॉल जो है वो वैरायटी ऑफ सीड्स रखेंगे जो क्ले और बॉल के अंदर मौजूद होंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके उनको जमीन पर फेंका जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, बहुत बढ़िया स्कीम है ये, याद रखिएगा। प्राण वायु देवता स्कीम पीवीडीपीएस, हरियाणा में ये लॉन्च हुई है। कहाँ की लॉन्च हुई है स्कीम? हरियाणा में लॉन्च हुई है। तो इसमें यह है कि इसमें जो भी प्लांट 75 साल से ज्यादा की इनकी उम्र हो चुकी है, जो भी पौधे, जो भी पेड़ जो हैं वो 75 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको एक पेंशन दी जाएगी सालाना। ये पहली बार जो है एक पेंशन पेड़ पौधों को मिलेगी, याद रखिएगा। तो पेंशन जो है वो दी जाएगी, 2,500 रुपए सालाना ये पेंशन दी जाएगी। वहां के जो लोकल बॉडीज होंगी वहां को ये पैसा दिया जाएगा, जिससे कि उनकी रख रखाव, उन पेड़ पौधों की रख रखाव की जा सके और उन पेड़ पौधों को प्रॉपर जो है उनका मैनेजमेंट किया जा सके, जिससे कि वो और भी ज्यादा जो है हमारे एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए। एक तरीके से रिस्पेक्ट देनी है उन पौधों को जो कि 75 साल से मतलब हवा, पानी और हर तरीके का कंट्रीब्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। तो इसका नाम रखा गया। हरियाणा ने एक दूसरी स्कीम भी लॉन्च की है जिसका नाम है ऑक्सीवैन। ऑक्सीवैन में क्या है कि कुछ पीस ऑफ लैंड्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें 3 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने का प्लान किया जा रहा है। अच्छा, कुछ कभी कभी हेरिटेज एक काफी चर्चा में रहता है, हेरिटेज ट्री किसे बोलते हैं। तो हेरिटेज ट्री जो भी पौधे 50 साल से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है, या उससे भी ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें हेरिटेज ट्री की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन यानी क्रिप्टोगैमिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें से, जैसे क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स होते हैं, लिचेंस होते हैं, फर्न्स होते हैं, फंगस होते हैं, कवक होते हैं, तो ये सब क्रिप्टोगैम्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहला इस फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है वो चक्राता देहरादून में बनाया जा रहा है और बना दिया गया है और इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है देहरादून के अंदर। और इस लगभग 50 स्पीसीज लीचेंस और फर्न्स और फंगस की यहाँ पर उगाई जा रही है। बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो पहला ऐसा रिजर्व है जो कि वल्चर्स का प्रोटेक्शन करेगा, गिद्धों का जो है प्रोटेक्शन करने का काम किया जा रहा है बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर। और इसमें इजिप्टियन वल्चर जो होंगे, ग्रिफिन वल्चर्स होंगे, यानी कि जो वल्चर्स की जो विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनको, हिमालयन ग्रिफिन होगा, व्हाइट रम्प्ड वल्चर होंगे, इनको यहां पर कंजर्व करने का काम किया जाएगा। प्रोजेक्ट रीहैब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट रीहैब, और एट विलेज मोरनोई इन ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर। रीहैब के अंदर क्या किया जा रहा है कि एलिफेंट होता यह है कि एलिफेंट ह्यूमन की टेरिटरी में आ जाता है और ह्यूमन एलिफेंट की टेरिटरी में चला जाता है। इससे इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जिसमें नुकसान ज्यादा ह्यूमन पहुंचा जाते हैं और कभी कभी एलिफेंट भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन ना हो पाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है, एलिफेंट का जो रीजन है उसके चारों तरफ जो है हनी बीज की जो है कॉलोनी बसा दी जा रही है। मतलब छोटे छोटे जैसे हनी बीज का पालन किया जाता है तो उसके जो मतलब वो होते हैं मतलब आर्टिफिशियल जो बास्केट्स बनाए जाते हैं जिसमें हनी बीज मौजूद होती हैं, उनको चारों तरफ से इसे घेर दिया जाएगा। इससे क्या हो, हनी भी प्रोड्यूस होगा, जिसका हनी भी प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ ये जो रीजन होगा ये पूरी तरीके से हनी बीज से प्रोटेक्टेड, मतलब चारों तरफ से घिरा होगा। तो एलिफेंट जब इस यहां से मूव करके ह्यूमन वाले रीजन में आएंगे, ठीक है, ह्यूमन वाले रीजन में आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हनी बीज जो है से डर कर, यानी ये जो उड़ती रहेंगी हनी बीज से डर कर, ये एलिफेंट फिर अपने रीजन में वापस चले जाएंगे, जिससे इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और इससे एलिफेंट को जो नुकसान पहुंचता है या ह्यूमन को वो नुकसान पहुंचाते हैं ये कम से कम किया जा सकेगा। तो इसी प्रोग्राम को रीहैब के नाम से जाना जा रहा है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, इसका फुल फॉर्म है। अंडर द प्रोजेक्ट बी फेंसिंग आर क्रिएटेड, बी फेंसिंग क्रिएट की जाएंगी और इसमें एलिफेंट अटैक और ह्यूमन टेरिटरीज जो करते हैं वो नहीं हो पाएंगी। हरित धारा, ये भी काफी चर्चा में, इस सब में पढ़ा चुका हूं। हरित धारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक एंटी मिथेन जो एक फीड सप्लीमेंट है, ठीक है, यानी कि मीथेन के प्रोडक्शन को, ऐसा होता है कि जो ये जानवर होते हैं, खासकर की जो कैटल होते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मीथेन होती है ये एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और तो इस मीथेन को कम करने के लिए, इसकी अमाउंट कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, हरित धारा नाम का एक कह सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट बनाया गया है। और ये जो हरित धारा होगा ये मीथेन इमिशन को 17 से 20% तक रोक देगा। और
और ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये एक चारा बनाया गया जिसका नाम हरितधारा है, जो कि मीथेन के प्रोडक्शन को 70 to 20% कम करेगा और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, ये जो बनाया जा रहा है ये टैनिन रिच जो प्लांट होते हैं उनसे बनाया जा रहा है ये हरितधारा, और ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसमें टैनिन्स मौजूद होती हैं, कड़वा होता है, एस्ट्रिंजेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेट के अंदर जो कैटल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके उनके पेट के अंदर प्रोटोजोआ पाया जाता है, और ये जो इनके अंदर ह्यूमन के अंदर प्रोटोजोआ पाया जाता है, इसी के यही फर्मेंटेट करता है जिसकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होती है। तो इसको ये मार देंगे, ये इसको सप्रेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये जो टैनिन रिच प्लांट बेस्ड इसमें हरितधारा में यूज किया जा रहा है, ये उस प्रोटोजोआ को किल कर देगा, जिसकी वजह से मीथेन का प्रोडक्शन काफी कुछ रुक जाएगा। फर्मेंटेशन जो इससे होगा इस सप्लीमेंट की वजह से, उससे क्या होगा, प्रोपिनोइक एसिड बनेगा, और ये प्रोपिनोइक एसिड जो होगा, मतलब मीथेन जहां प्रोड्यूस होती है वो मीथेन अब कम हो जाएगी, अब प्रोपिनोइक एसिड बनेगा इस चारे के फर्मेंटेशन से, जो पेट के अंदर चारा फर्मेंटेट करेगा, और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो लैक्टोज यानी मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी कैटल को। तो इससे जो होगा वो कैटल जो होगा मवेशी ज्यादा से ज्यादा दूध भी उत्पादित करेगा, वेट गेन भी करेगा, और साथ ही साथ मीथेन का कम प्रोडक्शन करेगा। फिट फॉर 55 ये जो है यूरोपीय यूनियन का रोड मैप है, जिसका टारगेट ये है कि 55% कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को रोक देना है 2030 तक, और 1990 के लेवल तक। इसे फिट फॉर 55 कहा गया। अर्थ ब्लैक बॉक्स, ये जो ब्लैक बॉक्स जो है वो एक रिकॉर्ड अर्थ का जो वार्मिंग वेदर पैटर्न है, यानी कि जो अर्थ जो है बहुत तेजी से गर्म हो रही है, तो उसका जो पैटर्न है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है उस पूरे पैटर्न को, और इस तरीके से एक ब्लैक बॉक्स बनाया, मतलब एक ऐसा मतलब रिकॉर्ड बनाया जा रहा है जिससे कि अर्थ का वार्मिंग पैटर्न हमेशा के लिए एक जगह पर रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये जो वर्ल्ड बनाया जा रहा है ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के पास में साउथ कोस्ट में, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के साउथ कोस्ट में तस्मानिया है, वहां पर इस वर्ल्ड को बनाया जा रहा है अर्थ ब्लैक बॉक्स, जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर के पैटर्न को नोट करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसको मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की जो टेक्निक है पानी से, ठीक है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की जो टेक्निक है उसको तो इस तरीके से अगर उसमें यूज की जाए, उस टेक्निक में यूज की जाए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड या सोलर एनर्जी का या विंड एनर्जी का यूज किया जाए, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग करने को, तो ऐसी जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कि नेचुरल प्रोसेस से उनको पानी से निकाला जा सके, तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन क्रैकर्स आजकल काफी चर्चा में है। क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे होते हैं, तो उसमें हरे क्रैकर्स यानी कि जो कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम करते हैं ऐसे क्रैकर्स, जो क्रैकर्स का मतलब कि पटाखों का मजा भी देते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ प्रदूषण को भी कम करते हैं। मतलब प्रदूषण जो क्रैकर से होता है वो नहीं होता है इन क्रैकर से। तो उनमें से श्वास, स्टार, सफल, ये 3 क्रैकर्स हैं जो कि इसके अंदर शामिल है। श्वास जो है सेफ वाटर रिलीजर है, जो कि वाटर वेपर रिलीज करता है। जब एयर में ये विस्फोट करता है, ब्लास्ट करता है, तो ये वाटर वेपर रिलीज करता है और डस्ट रिलीज को ये कम करता है, और इसमें पोटेशियम नाइट्राइट और सल्फर का यूज कम से कम होता है। स्टार नाम का फायर क्रैकर है जिसे सेफ थर्माइट क्रैकर कहते हैं। ये पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर इसमें कम होता है, और मतलब नहीं होता है, डज नॉट, और रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूडिंग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को लगभग 30% कम कर देता है। सफल सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, मिनिमम इसमें इसके अंदर जो सफल के अंदर एल्यूमिनियम का मिनिमम यूज किया जाता है। सी स्नॉट आउटब्रेक इन तुर्की। एक सी स्नॉट क्या होता है? एक स्लाइमी, एक बहुत ही चिपचिपा सा, एक तरीके से एल्गी जैसा मटेरियल होता है, जो काई जैसा मटेरियल होता है, जिसे सी स्नॉट कहते हैं। तो ये तुर्की में तुर्की के सी ऑफ मारमरा समुद्र में ये काफी बहुत तेजी से ये फैल गया और पूरे के पूरे मारमरा आइलैंड जो सी है उसको इसने कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो कि ब्लैक सी और अरेगियन सी को, सी ऑफ मारमरा जो है ब्लैक सी और
एगन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तुर्की में, तो वहां पर ये फैल गया और ऐसा फैल गया और उसकी वजह से वहां पे कई जहाज जो है वो फंस गए थे, और साथ ही साथ वहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ और वहां पे बहुत सारे जहाजों को नुकसान पहुंचा। ब्लू फूड क्या होता है? ये एक्वेटिक एनिमल्स से जो फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें ब्लू फूड कहा जाता है, और ये कल्टीवेटेड फ्रेश वाटर में कल्टीवेट किए जाते हैं, वहां बोए जाते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लू फूड जो है वो रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड से, विटामिन से और मिनरल से, ठीक है। कोवल्लम एंड ईडन बीचेस, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है कोवल्लम बीच को और ममलापुरम, वाइल ईडन बीच इज इन पुडुचेरी, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कोवल्लम को मिला है और ममलापुरम वाइल ईडन बीच इज इन पुडुचेरी, ठीक है। और अदर 8 बीचेस विच हैव रिसीव्ड द सर्टिफिकेशन गोखला, मतलब इन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो देता है वो देता है डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अभी कोवल्लम को मिला है और ममलापुरम को मिला है। इसके अलावा 8 बीचेस और हैं जहां को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जिसमें गोगला इन दमन दीव को मिला है, शिवराजपुर इन गुजरात, कासरकोड इन कर्नाटका, पदुबिद्री इन कर्नाटका, कप्पड़ इन केरला, ऋषि कोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा, राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ओ स्मार्ट स्कीम क्या है? कैबिनेट कमेटी ने इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव की है ओ स्मार्ट स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 2021 से 26 के लिए वो स्मार्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और ये प्रमोटिंग ओशियन रिसर्च और सेटिंग अप अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम। तो ये जो स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि ओशियन रिसर्च को प्रमोट करती है और साथ ही साथ ये अर्ली वार्निंग वेदर की अर्ली वार्निंग को ये मतलब मौसम से अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए ये अर्ली वार्निंग क्रिएट करने का काम करती है और ओशियनिक रिसर्च को बढ़ावा देती है ओ स्मार्ट स्कीम। काहो विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है काहो विलेज के ऊपर, और ये काहो विलेज जो है चाइना बॉर्डर पर मौजूद है। 75 ईयर जो है इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडिया के हुए हैं, तो उसी पर इस पर एक पिक्चर लॉन्च की गई है, एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई है। काहो जो है वो फर्स्ट विलेज था चाइना बॉर्डर का, अंजाव डिस्ट्रिक्ट का ये काहो विलेज जो है चाइना बॉर्डर का फर्स्ट विलेज है, और ये जो है मतलब चाइना बॉर्डर पे मौजूद ये पहला विलेज है। और ये 11 डिस्ट्रिक्ट, अंजाव इज वन ऑफ द 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट शेयर द बॉर्डर ऑफ चाइना। काहो हैड वेदर द चाइनीज अटैक इन, तो जब चाइना ने 1962 में अटैक किया था तो यहाँ के लोगों ने इंडियन सोल्जर्स को असिस्ट किया था, मदद की थी, और साथ ही साथ वहां चाइना से लड़ने में काफी हेल्प की थी। तो उन्हीं को रिगार्ड करने के लिए काहो विलेज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूपी लगभग 2021 और 2022 के मई तक, ठीक है, मई तक जितना भी करंट अफेयर था वो सारा का सारा रिवाइज कर लिया है, ठीक है, सारा का सारा बहुत ही फास्ट रिवीजन किया, वो किया, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इसमें से जरूर क्वेश्चंस आएंगे। आप इस बात का यकीन रखिएगा। आपको ये वीडियो और ये जो मेरी मेहनत है वो कैसी लगी और इसका ये आपको रिवीजन करने में किस तरह से हेल्प कर पा रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जब इसमें से क्वेश्चंस आए तो तब भी जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा और लोगों से भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच पाए। और इसी तरीके से अब एग्जाम बिल्कुल करीब है, तो ऑल द बेस्ट। और आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, अपने आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब जो भी है वो है, अब इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेस्ट देने वाले हैं, बस अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।